जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो हम आज की क्लास से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करता हूँ। आपको स्लाइड नजर आ रही है? कोई एक साहब मुझे सिर्फ कंफर्म कर दें। सर आ रही है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम लोग अपनी क्लास का आगाज जो है ना हमेशा इस दुआ से करेंगे, और अगर मैं कभी भूल जाऊं तो मुझे प्लीज याद भी करा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक्ततम मिन लिसानी यफ्क़हू कौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे, मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरा को भी खोल दे ताकि मेरी लोग मेरी बात अच्छी तरह समझ सकें। आज हमारा पहला लेक्चर है क्लास का। इसमें हम बेसिक्स देखेंगे। टैक्स की बेसिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू एजेंसी कौन सी है, टैक्स अथॉरिटी यूएस में कौन सी है जो डील करती है। टैक्स रिटर्न किसको फाइल करना होता है, किसको कौन फाइल करना जरूरी है, किसके लिए फाइल करना जरूरी नहीं है। फिर हम टैक्स प्रैक्टिस की तरफ थोड़ा सा नजर मारेंगे। फिर यूएस में फाइलिंग स्टेटस होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। और इनकी डेट्स के बारे में देखेंगे। और इसका जो टैक्स का फार्मूला है हम वो चेक करेंगे, और 1040 का एक थोड़ा सा रिव्यू देखेंगे। अच्छा जी, ये तो आपने शायद लास्ट ओरिएंटेशन में भी देखी होगी। ये जो हमारा पूरा कोर्स है, ये बेसिकली 6 पार्ट पे है। सबसे पहले पार्ट में जो है, ये जो पहली 2 क्लासेस होती हैं ये हमारी बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन क्लासेस होती हैं, जिनके अंदर हम बेसिक्स को कवर करते हैं। और उसके बाद फिर हमारी इंडिविजुअल टैक्सेशन शुरू हो जाती है। बेसिक्स में भी इंडिविजुअल टैक्सेशन साथ साथ चल रही होती है, लेकिन बेसिक टैक्सेशन जो हमारी इंडिविजुअल टैक्सेशन है, प्रैक्टिकल जिसमें हम स्टार्ट कर देते हैं इंडिविजुअल टैक्सेशन का, वो हमारी 3rd क्लास से शुरू होती है। और ये तकरीबन हमारी टोटल क्लासेस जो है ना इंडिविजुअल और बेसिस की, तकरीबन 15 क्लासेस बनती है। फिर उसके बाद हमारी बिजनेस टैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हमारी 4 to 6 क्लासेस के दरमियान काउंट करेगी। डिपेंड करेगा कि आप लोगों के क्वेश्चन सिनेरियो कितने आ जाते हैं, क्योंकि जितनी जितनी आप लोगों की क्लास इंटरेक्टिव होंगी, क्वेश्चंस अच्छे और तामीरी किस्म के आएंगे, तो क्लास की दौरानिया भी बढ़ जाता है, और क्लास की लेंथ भी बढ़ जाती है, मतलब ड्यूरेशन भी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद हमारा जो कोशिश होती है कि हम लोग जो है ना फोकस करते हैं मैक्सिमम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर, यानी कि 80% हमारा जो फोकस है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे होता है, और 20% फोकस हमारा थ्योरेटिकल होता है। थ्योरी का ये होता है कि आपको मैं थ्योरी में बेसिक्स पॉइंट समझा देता हूँ, आपको आईआरएस का रेफरेंस दे दूंगा, आपको आईआरएस की एप्लीकेशन का रेफरेंस दे दूंगा। उसके अलावा और भी गूगल आपके लिए भरा पड़ा है, मुख्तलिफ वेबसाइट से आप वहां पे भी रिसर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, रिसर्च वर्क आप अपने एंड पे करेंगे, और मैं उसके बाद आपको प्रैक्टिकल सिनेरियोस को उस तरफ ले जाऊंगा कि प्रैक्टिकली हमारा वो जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका यूज कहाँ पे हो रहा होगा। उसके अलावा हम जो है सेल्स टैक्स या रजिस्ट्रेशन, एलएलसी फाइलिंग, ये भी पढ़ेंगे, जो कि आपको जो है साद वकार साहब इसका टॉपिक देखेंगे। और इसमें सेल्स टैक्स की रिटर्न जो है वो मैं आपको करवाऊंगा। वो हम एक कंबाइंड सेशन रखते हैं 2-3 ग्रुप का, वो हम मिलके करेंगे, वो हम वीकेंड के ऊपर रखेंगे, स्पेशल क्लास होती है वो आपके लिए। इसके अलावा हमारा इसके अंदर एक और एडिशनल जो स्पेशल है वो एड ऑन है, वो है आपके लिए पेरोल और क्विक बुक, ताकि आपको पेरोल और क्विक बुक्स का भी थोड़ा सा नो हाउ उसमें दिया जाएगा। वो भी तकरीबन 3 to 4 क्लासेस के ऊपर वही होगा। जो आपकी एलएलसी और सेंसर की रजिस्ट्रेशन की क्लासेस है, वो अराउंड कुछ 6 to 7 क्लासेस होती है। ये तकरीबन हमारा कोई 4 माह का, 3.5 4 माह का टाइम पीरियड है, जिसके अंदर हम ये पूरा कोर्स कवर करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास जो टैक्सेस हैं वो 2 तरह के होते हैं यूएस के अंदर। यूएस में एक होता है फेडरल का टैक्स, जिसमें आप अपनी इनकम के ऊपर फेडरल को टैक्स देते हैं। और एक होता है स्टेट का टैक्स। स्टेट के अंदर आप 2 तरह के टैक्सेस देते हैं। एक आप देते हैं अपनी इनकम के ऊपर टैक्स, अगर वो स्टेट इनकम टैक्स चार्ज करती है तो। कुछ स्टेट होती हैं वो आपसे इनकम टैक्स चार्ज करती हैं, जैसे लुजियाना है और कैलिफोर्निया है, और कुछ न्यूयॉर्क है। और कुछ स्टेट्स होती हैं जो आप तक इनकम टैक्स चार्ज नहीं करती, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरिडा है, वायोमिंग है। तो ये आपसे इनकम टैक्स चार्ज नहीं करती, तो ये इनकम टैक्स फ्री स्टेट्स भी कहलाती हैं। और इसके अलावा जो सेल्स टैक्स है वो भी आपकी स्टेट ही चार्ज करती है वहां पे।
फेडरल जो है वो सेल्स टैक्स में डील नहीं करती। ये उसी का आगे फर्दर डिटेल है जी, कि आपका जो इनकम टैक्स है उसमें फेडरल जो है आपसे इंडिविजुअल टैक्सेस लेगी। इंडिविजुअल अगर आप हैं तो आपसे इनकम टैक्स देंगे अपना, अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप अपना बिजनेस के ऊपर आप अपना टैक्स जो है वो फेडरल को देते हैं। इसके अलावा वहां पे एक और टैक्स होता है जो आप फेडरल को देते हैं, दैट इज पेरोल टैक्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, या जिसे आप सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर भी सुनते होंगे ना, क्योंकि आपकी सैलरी के ऊपर डिडक्ट हो रहा हो। अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपकी सैलरी से वो डिडक्शन होती है आपके सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर की, और वो आपके फेडरल को जमा करा दिया जाता है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स के नाम पे सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर जो है वो फेडरल को देते हैं। स्टेट में आपका इनकम टैक्स दिया जाता है और सेल्स टैक्स दिया जाता है। अच्छा, अब वहां पे जो इंडिविजुअल टैक्सेशन है वो बेसिकली, अगर आप कोई एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो वो 1040 का फॉर्म एक होता है उसको फाइल करना है। इसको आपने अगर ध्यान रखना है, जो मैं फॉर्म्स के नाम लूंगा, आपने इसको 1040 कहना है, 1040 नहीं कहना, 1040 फॉर्म नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? क्योंकि जब आप किसी गोरे के साथ बात कर रहे होंगे, किसी फर्म के साथ बात कर रहे होंगे, और अगर आपने 1040 फॉर्म कह दिया इंटरव्यू के दौरान या क्लाइंट के दौरान, वो कहेगा भाई ये इसको तो पता ही नहीं है, ये तो बंदा जो है ना नया नया है जो ये 1040 बोल रहा है। आपने इसको 1040 कहना है। फिर हमारे पास बिजनेस में जो रिटर्न्स के फॉर्म्स होते हैं उनके नाम होते हैं 1065, जो कि पार्टनरशिप का फॉर्म होता है। इसके अलावा 1120 का फॉर्म होता है, सी कॉर्प का फॉर्म होता है। सी कॉर्प को अगर आप समझना चाहें तो पाकिस्तान में आप प्राइवेट लिमिटेड की एग्जाम्पल ले सकते हैं। और एक वहां पे एक और स्टेटस होता है एस कॉर्प का स्टेटस। ये बेसिकली एक टैक्स का स्टेटस होता है जो कि कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, जो कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस वाले बंदे को पेरोल के ऊपर पेरोल टैक्स जमा तो कराना पड़ता है, वो बचाने के लिए ना वो एस कॉर्प का स्टेटस ले लेता है। वो जो एस कॉर्प का स्टेटस लेता है अपना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेरोल यानी कि सेल्फ सिक्योरिटी और मेडिकेयर ना देना पड़े उसको अपनी बिजनेस इनकम के ऊपर, तो उससे बचाने के लिए जो वो लेता है तो उसके बदले वो 1120 एस का फॉर्म फाइल करता है। ये 1120 एस की डिटेल में इंशाल्लाह हम आगे भी देखेंगे, इसकी फाइलिंग सारी हम 1040 की, हम हमारा जो मेन फोकस होगा ना वो 1040 के ऊपर होगा, जिसमें मैं आपको सारे कॉन्टेंट्स इसके अंदर बताऊंगा। क्रेडिट्स के ऊपर बात करेंगे, डिडक्शंस के ऊपर बात करेंगे, एडजस्टमेंट्स के ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या होता है इनका, इसको आपने डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो हमारा मेन फोकस फॉर्मूला इसी पे लगेगा। इसकी वजह से आपको फायदा ये होगा कि जब हम बिजनेस रिटर्न्स के ऊपर आएंगे तो 1065 हो गई, 1120 हो गई, 1120 एस हो गई, तो आपको उस टाइम ज्यादा मेहनत या ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल हलवा हो चुकी होंगी। जस्ट आप प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट एंटर करेंगे और आपकी रिटर्न रेडी हो जाएगी। तो उसमें इसलिए हमारे 4 to 6 डेज लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते। जी फराज साहब। सर ये एस कॉप वाला 1120 एस दोबारा बता दीजिएगा। एस कॉर्प बेसिकली एक टैक्स का स्टेटस है जो कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स बचाने के लिए लोग बिजनेस अपने अपने बिजनेस को जो है वो एस कॉर्प में चेंज कर देते हैं। ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप इतना समझ लें कि एस कॉर्प के लिए 1120 एस फॉर्म होता है, अभी आप इतना समझें। बाद में इंशाल्लाह इसकी डिटेल में बात करेंगे, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें खुलती जाएंगी। अभी अगर आपको मैं सारी चीजें बता दूंगा ना तो वो सवाल बात कहीं से कहीं निकल जाए। ठीक है, अभी फॉर द टाइम बीइंग इस स्लाइड पे रहते हुए आपके लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि इंडिविजुअल जो टैक्स रिटर्न फाइल करता है वो 1040 ही फाइल करता है। अगर आप बिजनेस रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप पार्टनरशिप में, अगर फॉर एग्जाम्पल दो या दो से ज्यादा लोग हैं और वो मिलकर अपनी कोई फर्म बना लेते हैं तो वो फिर 1065 की रिटर्न फाइल करते हैं। 1065 फॉर्म यूज होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल वो कोई सी कॉर्प कंपनी बना लेते हैं जिसमें आपके शेयर होल्डर्स हैं, आपके जो है वो जिस तरह पाकिस्तान में प्राइवेट लिमिटेड होता है, तो आप उसके लिए 1120 का फॉर्म फिल करते हैं। और अगर आपने एक एस कॉर्प में ट्रांसफर किए हुए अपनी कंपनी का स्टेटस, टैक्स स्टेटस एक स्पेशल स्टेटस है जो कि एस कॉर्प कहलाता है, तो उस सूरत में आप 1120 एस का फॉर्म फिल करते हैं। ये फॉर्म्स अगर आपको अभी याद नहीं भी होते तो आप परेशान नहीं होना। ये फॉर्म्स आपकी रेपिटेशन में बार बार जबानी बात करते हुए इतनी बार रिपीट होंगे कि ये आपको खुद ही हिफ्ज हो जाएंगे। तो आप परेशान ना होइएगा। अभी अगर आपको बहुत ज्यादा भी हो तो याद करने के लिए सिर्फ इतना याद कर लें कि आपको इंडिविजुअल में 1040 याद करना होता है, बस अभी हम सिर्फ इंडिविजुअल की हद तक रहेंगे। जी हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसमें जो एलएलसीज हैं वो कहाँ फॉल करती हैं। एलएलसी बिजनेस में हुई ना। नहीं, वो पार्टनरशिप में काउंट होगी, सी कॉर्प, एस कॉर्प। हाँ देखिए, एलएलसी अगर आपकी है सिंगल मेंबर, अगर एक बंदा एलएलसी बना रहा है, ठीक है, एक बंदा ओनर है एलएलसी का, उसका एक ही पार्टनर है, तो वो 1040 में जाएगी। 1040 में स्केड्यूल सी के अंदर जाएगा वो बिजनेस। अगर वो दो या दो से ज्यादा लोग हैं, पार्टनर्स हैं, तो वो फिर 1055 में जाएगी। और अगर आपने एलएलसी को जो है आईएनसी में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि सी कॉर्प बना दिया है, तो फिर आप 1120 में चले जाएंगे। और अगर आपके आपकी आपकी एलएलसी के जो भी मेंबर्स हैं वो सारे यूएस के सिटीजन हैं, यूएस यानी कि ऐसा नंबर है, कोई पाकिस्तानी इंडियन नहीं बैठा हुआ अंदर, तो फिर उनको अलाउ होता है कि वो अपने आप को एस कॉर्प पे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है भाई, सैन भाई जवाब आपको आ गया। मैं आगे बढ़ूं? जी फवाद साहब। चलिए फवाद साहब अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। नबील साहब आप अपना क्वेश्चन कर ले चाहे तो फवाद साहब को माइक का मसला है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये था हाँ। कि यूएस के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो नॉन प्रॉफिट की क्लेम करती हैं। आई मीन हॉस्पिटल्स होते हैं ना वहाँ ना, पे, यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो नॉट फॉर प्रॉफिट होती हैं और वो 501 सी लेती हैं। तो उसको ज़रा हम्म। एक्सप्लेन कर दें, तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे फॉल करेंगी? देखिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो रिटर्न होती है ना, वो 1041 जाती है, या 990 में भी कुछ रिटर्न जारी होती हैं। वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन वो वैसे मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, वो कोई समस्या नहीं है। अभी जी। फिलहाल जो हमारा फोकस, वो अभी जो हमारा फोकस होगा ना, वो सिर्फ 1040 इंडिविजुअल और बिजनेस सेक्शन पे होगा। ये जो 1120 है से इसको, इसका मतलब है हम सी कॉप में ही ट्रीट करेंगे, बट इसका स्टेटस इसलिए नहीं डिफरेंट है कि ये तमाम नहीं के तमाम लोग नहीं यूएस सिटीजन है। नहीं, आप सिंगल मेंबर एलएलसी खोली हुई है, आपने उसकी उसकी रिटर्न 1040 के अंदर जाती है, लेकिन अगर आप वो चाहते हैं कि आप अपना 1040 हो गया, सेल्फ मतलब एम्प्लॉयमेंट टैक्स, ठीक है सर। हाँ, लेकिन अगर आप उस पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं देना चाहते, तो अपने सिंगल मेंबर एलएलसी को आप एस कॉर्प बना लेंगे। अगर आपने पार्टनरशिप जी खोली हुई ठीक है है। और आप उस पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स नहीं देना चाहते, तो आप उसको एस कॉर्प बना लेंगे। ठीक है। ठीक है, ऐसे होता ठीक है ये। अभी ठीक है। ठीक डिटेल है, में बात अभी समझ अभी में आ गई। आपको, ठीक। हाँ, हाँ, ये इंशाल्लाह आगे चलते जाएंगे, आपको डिटेल में समझा आती जाएगी। अभी स्ट्रक्चर समझ लेंगे ना, तो फिर आपको आगे भी इंशाल्लाह आसानी। आगे बढ़ते हैं। जी सलमान साहब, को सवाल है आपका? जी। एक क्लैरिटी मुझे रिक्वायर्ड है। बेसिकली एलएलसी की टर्म यूज की है, इस टर्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। मैं लिमिटेड लोकल। लिमिटेड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो ये एस कॉर्प से डिफरेंट क्यों है, सी कॉर्प से, सॉरी, सी कॉर्प से अलग कैसे होती है ये? मेरी सी अंडरस्टैंडिंग है कॉर्प कि सी में कॉर्प भी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपने एक्सप्लेन की, तो वो भी तो लिमिटेड सी लाइबिलिटी कॉर्प कंपनी है। देखें, सी कॉर्प में ये होता है कि वो आपका जो टैक्स का जो है, क्या कहते हैं, रेट है, वो हो जाता है 21% फ्लैट रेट। आपकी आप टैक्स देती हैं दो 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 पॉइंट्स के ऊपर। एक आप देते हैं इंडिविजुअल में 1040 के ऊपर, और एक आप टैक्स देती हैं सी कॉर्प 1120 के ऊपर। जो आपकी रिटर्न्स होती हैं पार्टनरशिप की या एस कॉर्प की, ये होती हैं पास थ्रू एंटिटीज, यानी कि इसमें आप कोई टैक्स नहीं देते। इसके अंदर आपको एक फॉर्म मिलता है जिसका नाम होता है K1 फॉर्म। वो K1 फॉर्म आप अपने रिस्पेक्टिव 1040 इंडिविजुअल के अंदर लेके जाते हैं और अपनी ग्रॉस इनकम के ऊपर टैक्स देते हैं। अभी ये आपको बात समझ शायद ना आए, ये आगे चल के आपको डिटेल में समझ आएगी। ठीक है, मैं समझ गया। वो फर्म पे टैक्स नहीं होता, इंडिविजुअल पे हो जाता है वो। बिल्कुल। जैसे फॉर जी। एग्जांपल आपने जो है, आपने एक अपने भाई के साथ मिलके एक पार्टनरशिप में एक फर्म खोली, ठीक है, आपने जी। 1 लाख का प्रॉफिट कमाया। अब आपने जो 1 लाख का प्रॉफिट कमाया है, उसमें जब आप 1055 की रिटर्न फाइल करेंगे, तो K1 में 50,000 का आपके नाम पर K1 का फॉर्म निकल आएगा, 50,000 का फॉर्म हम्म। K1 का आपके भाई के नाम पर निकल आएगा।
अब आप अपनी जो रिटर्न इंडिविजुअल फाइल करेंगे उसमें वो K1 का फॉर्म एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी कहीं से 40,000 आती है, K1 का 50,000 मिलके 90,000 आपकी इनकम हो जाएगी, उसके ऊपर आपकी टैक्स की कैलकुलेशन होगी। टेन आपका जो फोर्टी भाई का। है, हाँ जी, जो आपका भाई है वो कहीं और से इनकम नहीं कमाता, उसकी जो जो भी कमाता है वो K1 वो पार्टनरशिप से ही कमाता है, वो अपने 50,000 K1 के ऊपर ही टैक्स देगा। ठीक है। ठीक। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, अब सवाल के बाद ना काइंडली म्यूट कर लिया करें। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। टैक्स अथॉरिटी, वहां पे जो टैक्स अथॉरिटी यूज होती है ना वो कहलाती है IRS, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। ठीक है ना, ये बेसिकली 1852 से स्टार्ट हुई थी। और यही सारे मामला जो है ना आपके फेडरल टैक्स के देख, जो आपके स्टेट की टैक्सेस होती हैं वो आपकी जो है स्टेट रेवेन्यू अथॉरिटी जो होती है। फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क स्टेट रेवेन्यू एंड ये वहाँ पे अथॉरिटी हो जाएगी। फेड लुधियाना है तो लुधियाना स्टेट रेवेन्यू की अथॉरिटी हो जाएगी। तो इस तरह वहाँ पे हर स्टेट की अलग अथॉरिटी होती है, लेकिन फेडरल को जो है वो IRS देखती है। अच्छा जी, तो अब ये जो है आपका वहां पे जो टैक्स का सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है। द US फेडरल इनकम टैक्स इज लेवीड बाय द इंटरनल रेवेन्यू सर्विस IRS ऑन एनुअल अर्निंग। ठीक है, आपकी जो भी सालाना अर्निंग्स होती हैं उसके ऊपर ये काम करता है, वो चाहे इंडिविजुअल्स हों, वो चाहे सी कॉर्प यानी कि कॉर्पोरेशन हों, वो ट्रस्ट भी हो सकती हैं जो कि अभी थोड़े पहले भाई पूछ रहे थे, और उसके अलावा वो अदर लीगल एंटिटीज भी हो सकती हैं। Federal income tax is applied to all forms of earning that make up a taxpayer's taxable income। हर तरह की अर्निंग के ऊपर आपका टैक्स लगता है जो कि आपकी टैक्सेबल इनकम पे इंक्लूड होती है, जैसे कि आपकी सैलरीज हो गई, वेजेस हो गए, आपने कोई बोनस लिया, कोई टिप्स ली, कोई इन्वेस्टमेंट इनकम थी, कोई कमीशन आया आपका, या और इसके अलावा भी कोई आपने कोई बिजनेस वगैरह की इनकम से सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वहां से इनकम आ रही है, तो वो सारी इनकम आपकी टैक्सेबल होती है। अच्छा जी, US फेडरल इनकम टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल्स आर प्रोग्रेसिव। मतलब क्या है कि भाई अगर आपकी इनकम थोड़ी है तो आपसे थोड़ा टैक्स लेंगे, अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपसे ज्यादा टैक्स देंगे। और ये रेंज स्टार्ट होती है 10% से लेके 37%। अच्छा, आपको मैं एक चीज खुशखबरी दे देता हूँ पहले से ही कि भाई आपको कोई हाथ से कैलकुलेशन नहीं करनी होती इसके अंदर। आपने जस्ट सिर्फ डाटा डालना होता है। डाटा भी आपके जो फॉर्म्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म्स होते हैं, कि जिसमें ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सैलरी का फॉर्म मिलेगा तो वो W2 का एक फॉर्म आपको मैं आगे दिखाऊंगा, वो एक फॉर्म होगा, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा W2 का, जो एक सैलरी का फॉर्म होगा। उसमें ये नहीं होगा कि आप कोई बंदा जो है वो फॉर एग्जांपल जी सैलरी स्टेटमेंट लेकर आ गया है रिटर्न में, कोई लेकर आ गया है टेबुलर फॉर्म में, कोई किसी फॉर्म में, ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे एक स्टैंडर्ड W2 का फॉर्मेट होता है, बॉक्सेस के नंबर्स बने होते हैं, आपने बॉक्स नंबर का का डाटा उठा के बॉक्स नंबर 1 में डाल देना है, बॉक्स 2 का डाटा उठा के बॉक्स 2 में डाल देना है, 3 का उठा के 3 में डाल देना है, एंड सो ऑन। तो आपको इस काम में इतनी तरद्दुद, कोई कैलकुलेशंस वगैरह करने की जरूरत नहीं होगी। टेक्स्ट का जो सॉफ्टवेयर होगा, जो आपको मैं आगे थर्ड क्लास से आपको मैं सिखाना शुरू करूंगा, उसमें आपको वो सारा खुद ही कैलकुलेट करके आपको सारा 1040 का फॉर्म क्रिएट करके आपको आपके सामने रख देगा, और आप वो फॉर्म प्रिंट करके अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। जनरली, सॉरी, हाँ, द इनकम रेंजेस टू विच द टैक्स रेट अप्लाई आर कॉल्ड टैक्स ब्रैकेट्स। द इनकम दैट फॉल्स विद इन ईच टैक्स ब्रैकेट इज टैक्स एट कॉरेस्पॉन्डिंग रेट। अब जो 10% से 37% जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, इसके आगे रेट्स भी आपको दिए होंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, फाइल किसको करना, अब वहां पे रिटर्न कौन फाइल करता है। फाइल वहां पे रिटर्न करने के लिए एक तो आपकी एज लिमिट देखी जाती है, आपकी इनकम भी देखी जाती है कि आपके पास क्या इतनी इनकम है कि आप फाइल करें, और थर्ड आपका टैक्स का स्टेटस देखा जाता है कि फॉर एग्जांपल आप सिंगल हैं तो आप सिंगल स्टेटस में फाइल करेंगे, अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली में फाइल करेंगे, अगर आप मैरिड नहीं हैं और आपके साथ डिपेंडेंट्स हैं तो आप हेड ऑफ हाउस होल्ड में फाइल करेंगे, अगर आप जो है कि आपका जो क्लाइंट है वो उसका स्पाउस जो है वो फौत हो गया है तो आप सर्वाइविंग स्पाउस के हेड में फाइल करेंगे, उसमें आपको एडिशनल कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो ये आगे चल के हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन सा स्टेटस और कौन सी एज और कौन सा इनकम लेवल हम यूज करेंगे।
Generally, you must file a federal income tax return if your income exceeds certain thresholds set by the Internal Revenue Service. ये थ्रेशोल्ड क्या होते हैं, ये अभी हम आगे चलेंगे आके आपको मैं दिखाऊंगा कि अगर आपकी कितनी इनकम होगी तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी। अगर आपकी उसकी इनकम से इनकम कम है तो आप फाइल करें या फाइल ना करें, आपको आईआरएस नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम उस एक थ्रेशोल्ड से बढ़ गई या उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर गई तो फिर आपकी फाइलिंग करना रिक्वायरमेंट जो है वो जरूरी हो जाता है। अच्छा जी, अब ये है आपकी स्लैब। ठीक है, मैंने आपके लिए ऊपर ये लिंक भी शेयर कर दिया है, येलो में जो है आपको दिया हुआ है। हाँ। भाई अपने शबा माइक ऑफ रखिए, भाई अपने माइक ऑफ रखिए काइंडली, जब तक मैं आपको ना कहूँ काइंडली माइक ऑन ना कीजिएगा, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा जी, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि थ्रेशहोल्ड है, उन थ्रेशहोल्ड से जब $1 भी ऊपर चला जाएगा तो उस थ्रेशहोल्ड के एडिशनल के ऊपर आपकी इनकम लगेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में जाएगी कि 6 लाख तक इनकम हो तो आपको टैक्स नहीं लगता, लेकिन 6 लाख से ऊपर $1 भी ऊपर हो गया तो आपके पास टैक्स लगना शुरू हो जाता है उस $1 के ऊपर। तो इसी तरह वहां के भी कुछ थ्रेशहोल्ड हैं जो कि आपके फाइलिंग स्टेटस के अकॉर्डिंगली सेट किए जाते हैं। उससे ऊपर आपकी इनकम अगर बढ़ जाती है तो आपको फिर टैक्स का स्लैब लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी उस थ्रेशोल्ड से इनकम बढ़ेगी और आप सिंगल के स्टेटस में फाइल करते हैं तो अप टू 11,600 तक आपको 10% तक टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका स्टेटस सिंगल की बजाय मैरिड फाइलिंग जॉइंटली होगा तो फिर आप 23,200 तक की इनकम के ऊपर टैक्स जो है वो 10% देंगे। लेकिन कब, जब उस थ्रेशोल्ड से ऊपर जो एडिशनल इनकम है उसके ऊपर। फिर इसी तरह अगर आप हेड ऑफ हाउस होल्ड में हैं, यानी कि आप मैरिड मैरिड नहीं है लेकिन आपके साथ डिपेंडेंट्स हैं, तो फिर आपकी इनकम अगर 16,550 तक बढ़ जाती है उस थ्रेशोल्ड से ऊपर तो आप अपनी इनकम का 10% का टैक्स देंगे। अच्छा, इसमें वहां पे एक और भी स्टेटस होता है जिसे आप कहते हैं मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। वो क्या होता है कि आप होते मैरिड हैं लेकिन आपकी डिवोर्स का केस चल रहा होता है, या आप फॉर सर्टन रीजन आप नहीं चाहते कि आप अपनी इनकम का डिस्क्लोज करें अपनी बीवी के साथ, तो भी आपको सेम सिंगल स्टेटस वाले ही बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो कि आप मैरिड फाइलिंग सेपरेटली में ले सकते हैं। जी अहमद रजा साहब, आपका सवाल है कोई तो कर सकते हैं। जी सर अहमद रजा मुझे ये, साहब। हेलो आवाज़ आ रही है सर? जी जी। जी, मैं ये पूछ रहा था कि आपने भी बताया था कि टैक्सेबल के हवाले से, तो मुझे ये पूछना है अन अनटैक्स के हवाले से कि जितनी भी इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स लगता है। मुझे ये पूछना था कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई रेमिटेंस भेजता है किसी और कंट्री से अपने पेरेंट्स को या फिर जो इस तरह से, तो वो रेमिटेंस के ऊपर भी टैक्स लगता है? देखिए, ये रेमिटेंस के ऊपर टैक्स डिपेंड करता है कि वो उस मुल्क का क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर आपकी अपनी रेमिटेंस आ रही है तो उस पर टैक्स नहीं है। जी अगर आपकी ब्लड रिलेटिव से रेमिटेंस आ रही है तो उस पर टैक्स नहीं है। इसी ठीक है, तरह नहीं मैं, यूएस का भी रेमिटेंस का चेक करना पड़ेगा। मैंने अभी तक वैसे ऐसा कुछ देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि यूएस में रेमिटेंस का क्या है। आप वैसे गूगल भी कर सकते ठीक है। हैं। ठीक। नबी साहब। मेरा क्वेश्चन ये है कि 11,600 से एनुअल सैलरी अगर हमारी कम होगी तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा? अगर नहीं 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 11,600 नहीं से नहीं ज्यादा नहीं होगी तो नहीं 10% है। नहीं 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 नहीं। अगर कुछ थ्रेश होल्ड है, थ्रेश होल्ड मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। ये देखिए, अ, ये है आपके थ्रेश होल्ड, आपको नजर आ रहे हैं। जी जी। अगर आपकी इनकम 14,600 से बढ़ जाती है तो आपके पहली स्लैब हिट होगी। पहली स्लैब कौन सी हिट होगी? उस स्लैब में आप अगर 11,600 तक की इनकम के ऊपर आप 10% देंगे। ठीक चौदह है। हजार छह सौ के बाद फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम है 20,000, तो 14,600 माइनस कर दें 20,000 में से, पीछे कितने बच गए? 5,400। पांच हजार चार जी सौ पे आपका 10% बनता है। ठीक है, ठीक है। यानी कि अप टू 11,600 तक आपको 10% देना होगा। अगर आपकी इनकम 11,600 से ऊपर चली जाती है तो फिर आपका रेट जो है वो 1160, जो 10% है 11,600 का, वही प्लस एडिशनल जो ऊपर उसके ऊपर जो इंक्रीमेंटल इनकम है उसका 12% देना होगा। तब मिनिमम वो सैलरी बता सकते हैं जिसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लग सकता?
वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपकी ठीक है। आपके लिए ये है। ओके ठीक है, ये अभी ओके। आगे चल के हम देखेंगे। एचपी के नाम से भाई किसी ने लॉगिन किया हुआ है, काइंडली कोशिश किया करें अपना नाम रखा करें, ताकि मुझे भी आपके साथ जान पहचान हो, आपका नाम पता चले। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुरा है। माजरत, वाह, मैं कोशिश ये कर रहा था क्योंकि कोई मेरे बात नहीं। गूगल अकाउंट से लिंक्ड है, तो मैं पहले उसको वहां ठीक है, से ठीक कर लेता हूँ। मेरा कोई असल में बात नहीं, बस कोई दो बात सवाल थे। तो एक सवाल ये था कि जो आपने पिछले स्लाइड में जैसे बताया था, तो एक तो क्या, नहीं। अगर ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, यानी एनीवेयर बिटवीन जनवरी एंड दिसंबर, अगर कोई हम्म कॉप चेंज कर लेता है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम सी कॉप टू एस, तो क्या हम्म उसका कोई स्पेसिफिक मिनिमम टाइम है कि इतना टाइम से पहले पहले, यानी ईयर एंडिंग से पहले पहले आपने ये करना है? एक एक सवाल ये था। दूसरा सवाल ये था कि हम्म क्या कोई सैलरीड इंडिविजुअल हम्म कहीं पे नौकरी कर रहा है, उसकी ऑब्वियसली सैलरी टैक्स भी लग रहा है, सब है, एंड इफ दैट हम्म इंडिविजुअल एक्चुअली स्टार्ट्स अ बिजनेस, और वो प्रॉब्ली सी हम्म कॉप या एस कॉप स्टार्ट करते हैं, तो उस हम्म। कंपनी की जो रेवेन्यू है वो किस तरह से टैक्सेबल होगा, बिकॉज वो सैलरी का भी आ रहा है और ये रेवेन्यू भी आ रहा दोनों वहां पे ऐड होंगी, आपकी सारी इनकम जो है ना सबके सब ऐड होती है। ये अभी इंशाल्लाह आगे चल के देखेंगे, अभी है? आपको मैं बता दूंगा ना, तो बाकी राइट लोगों राइट। के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। जी जी। तो ऐसा जी ऐसा सर। चलते जाएंगे, आपके लिए मैं सही। सब सिनेरियोज जो है ना वन बाय वन, जो आपने ठीक। सिनेरियो बताया ये भी, इसके अलावा और भी बहुत सारे राइट सिनेरियोज हैं, तो मैं वन बाय राइट। वन आपके सिनेरियो के सामने करता रहूंगा। जो जी आपने सर। पहला सवाल किया राइट। कि बिजनेस का, तो होता इसका ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी कंपनी को एस कॉर्प में कन्वर्ट कर रहे हैं, या आप कर रहे हैं, तो उसमें फिर होता है, उसको कहते हैं इलेक्शन फाइलिंग। वहां पे आप जो है ना इलेक्शन फाइल करते हैं, जिसमें आप ये मेंशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी कंपनी को टू एस कॉर्प में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए 2553 हम्म फॉर्म होता है, और वो आप आईआरएस को भेजते हैं वाया फैक्स। और उसमें आपका मेंशन होता है कि आपने किस डेट के तक, किस फिस्कल ईयर से इसको जो है वो एस कॉर्प इलेक्शन ले रहे हैं, और उस ईयर से आप उसकी टैक्स फाइलिंग जो है वो एज एन एस कॉर्प करेंगे। तो उसमें आप वो सही। डेट मेंशन कर दें। ठीक है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया, थैंक थैंक यू जी। सुहेल अली साहब। सुहेल अली भाई, अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं अगर आपका सवाल है। अगर माइक का इशू है तो हम चैट पे लिख देंगे सर। जी सर, मुझे ये पूछना था, ये ऊपर जो स्टेटस दिए हुए हैं इसके लिए कोई प्रूफ देना होगा, या जस्ट फॉर्म में अगर हम्म। आपने आपका लिख दिया एसएसएन होगा? लगेगा। जिस स्टेटस में आप जाएंगे, जाहिर बात है, अगर आप सिंगल हैं तो आपका स्टेटस सिंगल में आप एसएसएन डालेंगे अपना। अगर आप मैरिड ओ, फाइलिंग ज्वाइंटली है तो अपनी बेगम का भी एसएसएन डालना पड़ेगा आपको। अगर आप हेड ऑफ हाउस होल्ड हैं और डिपेंडेंट्स आपके साथ है, तो आपको डिपेंडेंट्स ऐड करेंगे तो आपका हेड ऑफ हाउस होल्ड स्टेटस माना जाएगा। ओके ओके। ठीक। मोहसिन साहब, आपका माइक ऑन है, आपका कुछ सवाल है? मेरा सवाल ये है कि जो हम एसकॉप की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई टाइम लिमिटेशन है? ये किसी भी वक्त अगर हम इसको वापस ले जाना चाहें तो एसकॉप से हम अपने ओरिजिनल स्टेटस में वापस जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। आप 8821 का फॉर्म फाइल करते हैं, 8821 है या 8832 ऐसा फॉर्म है, वो आप फाइल करते हैं तो आप वापस अपने पुराने स्टेटस पे भी जा सकते हैं। ठीक है। और एक वैसे इस स्टेज पे अभी रिलेवेंट नहीं है, लेकिन ये कि यहाँ भी उसी तरह जैसे पाकिस्तान में अदर सोर्सेज ऑफ इनकम होती है, अगर वो बिजनेस इनकम है, रेंटल इनकम है, कैपिटल गेन्स है या और चीजें, वो भी हम्म। उसी तरह क्लब हो जाती है? जी, वो तो सारी क्लब होंगी। आपको मैं हर एक का सिनेरियो बताऊंगा कि अगर आपकी रेंटल इनकम है तो वो नहीं नहीं, आई कैसे एम आपकी सॉरी, इनकम मैं के अगर अंदर जल्दी लगेगी। पूछ रहा हूँ वो, जस्ट कोई मसला क्यूरोसिटी। नहीं, कोई मसला नहीं। मैं जो जी, मैंने इसीलिए आपको शुरू में भी मैंने बताया था कि जो पहले दो सेशंस होंगे इसमें मैं आपको एंटरटेन करूंगा, ताकि आपकी जो क्यूरोसिटीज है वो थोड़ी कम हो जाए। फिर ऑनवर्ड थर्ड क्लास ऑनवर्ड हमारी कोशिश ये हुआ करेगी कि हम टॉपिक पे स्टिक करा करेंगे, फिर हम क्लास के एंड में इस तरह के सवाल दिया करेंगे जो कि टॉपिक के अलावा हुआ करें। ठीक है, जजाकल्ला कोई मसला जजाकल्ला। नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत राइट। शुक्रिया। मोहसिन भाई, आपका सवाल है कोई? आपका माइक ऑन है, अगर आपको हैंड रेस का इशू आ रहा है तो मुझे बता दें, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। और भाई लोग सर ये बाकियों से भी क्लास गुजारिश है कि अपना माइक। जी जी। सर ये क्लास कितनी देर पहले स्टार्ट हुई? थोड़ी देर पहले मैं आया था तो नहीं थे, चल रही थी। 9:15, 9:15। 9:15 बजे तो मैं आया तो कोई क्लास नहीं चल रही थी यहाँ पे। भाई सेम मुझे लिंक नहीं थे जो आइडिया। मैंने लिंक देखा है।
जी जी। भाई 9:15 बजे ही चलिए आपको क्लास स्टार्ट रिकॉर्डिंग हुई मिल, है आपकी। आपको रिकॉर्डिंग हाँ मिल जाएगी इन केस अगर आपने दस रिकॉर्डिंग मिल मिनट जाएगी। एक्चुअली या वो 20 मिनट लेट ज्वाइन किया है तो कोई मसला नहीं। लिंक जो है वो जी चेंज जी। हुआ है, शायद इस वजह से मुश्किल हुई होगी। सर ऐसा नहीं बेहतर है, होता, लिंक हमारा एक ही होता है और वो भी सुबह में बन जाता है, कोई दोबारा लिंक जनरेट नहीं होता। सर ठीक है अस्सलाम बहरहाल। वालेकुम। जजाकल्ला। सर प्लीज आप प्रोसीड करें असार भाई। जी थैंक यू। अच्छा जी, सर अस्सलाम सैमसंग आपका वालेकुम। कुछ सवाल है? वालेकुम सलाम। कौन सर सा बात कर रहे हैं? हम सॉरी सर, मैं अपना नाम एडिट नहीं कर पाया, मुर्तज़ा नाम है मेरा। सर आपने एक डॉक्यूमेंट के हवाले से एक अल्फाज इस्तेमाल किया कि अगर हम अपनी इनकम 11,600 तक दिखाएंगे तो उसका प्रूफ, जिस तरह पाकिस्तान में तो बैंक स्टेटमेंट होता है, तो वहाँ पे क्या है, क्या हम्म। मतलब बैंक स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं या कोई एक आपने स्पेसिफिक नाम इस्तेमाल किया था? देखिए अगर आपकी सैलरी होगी तो आपका W2 फॉर्म होगा। अगर आपको किसी कॉन्ट्रेक्चुअल कहीं से काम किया, फॉर एग्जांपल किसी ने आपको कहा कि जी भाई मुझे ये कमरा बना दो, आपने उसको कमरा बना के दे दिया, या आपने किसी को कहा जी लेबोरेटरी सेट कर दो, आपने लेबोरेटरी सेट करके दे दी, तो वो आपको 1099 फॉर्म्स देते हैं, 1099 NEC, नॉन एम्प्लॉय कंपनसेशन। अगर आपने कहीं से इंटरेस्ट आपको मिला है तो आपको 1099 INT इशू करेगा आपका बैंक या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होगी जो आपको इंटरेस्ट दे रही होगी। तो इस तरह के मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं जो आपको मिलते हैं, जिसकी एक कॉपी आपको मिलती है और एक कॉपी आईआरएस के सिस्टम में चली जाती मतलब जिस तरह पाकिस्तान में हमारा विथहोल्डिंग इनकम टैक्स कटता है, एडवांस है। इनकम टैक्स, और एक कॉपी हमें मिल जाती है या वो हमारे आईआरएस पे शो हो जाता है, इसी तरह वहाँ होता है। नहीं, वहां पे आईआरएस में आप वहां तो आ जाता है लेकिन आपको शो नहीं होता। वहां पे पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान में भी खैर ये अभी कोई 2 एक साल पहले शुरू हुआ है। पहले पाकिस्तान में भी नहीं होता था, 2 3 साल पहले तो। लेकिन ये है कि वहां पे ये अभी भी नहीं है। वहां पे आपको फॉर्म जो आपका एम्प्लॉयर देगा या आपका जो जो भी वेंडर होगा वो देगा, वो आपका जो वो होगा। अगर आप अपनी इनकम छुपाएंगे और आपका इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आईआरएस के पास होगी तो वो आपको नोटिस भेज देगा। अच्छा सर, वो डॉक्यूमेंट का नाम नहीं बताया, बैंक स्टेटमेंट या क्या, जिससे नहीं, हमारा मैंने ये। बताया तो है, मैंने बताया तो है। अगर सैलरी होगी तो W2। अगर आपने कोई और कोई कॉन्ट्रेक्चुअल काम किया तो 1099 NEC। अगर आपने कोई इंटरेस्ट आपको मिला है, इंटरेस्ट इनकम मिली है तो 1099 INT आपको मिलता है। आपको कोई मिसलेनियस इनकम है तो 1099 MISC मिलता है। आपको कहीं से सोशल सिक्योरिटी के पैसे मिले हैं तो आपको ऐसे से 1099 मिलता है। इस तरह आपको मुख्तलिफ फॉर्म वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू। आपके बैंक स्टेटमेंट वो नहीं देखते वहां पे, बैंक स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है। बाकी लोगों से गुजारिश है, भाई लोग अपना माइक काइंडली ऑफ कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, क्योंकि वो फिर डिस्टरबेंस आती है मुझे इसमें कान में। वो फिर मुझे लगता है कि शायद कोई सवाल कर रहा है या बात कर रहा है। आपका जवाब हो गया भाई? ये सर क्लियर है। थैंक यू। ओके जी, सैमसंग के नाम से सवाल था, पूछ कर सकते, फिर मैं आगे बढ़ूँ। सैमसंग SM G998U1। मोहम्मद अजील साहब आप सवाल कर ले, शायद उनका माइक का इशू है। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम अली है। ये आप पूछिए भाई। जी जी प्लीज अदील। बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था, जब हम टैक्स फाइल करेंगे तो जिस सॉफ्टवेयर से हाँ करेंगे क्या वो फ्री होगा? जी, आपको मैं जो सॉफ्टवेयर से फाइल नहीं करूंगा, जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस करेंगे वो फ्री होगा। फाइल अच्छा, करने के जिस लिए आपको सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा। वो परचेज करने पड़ते हैं, वो हम परचेज जी, करेंगे या क्लाइंट करके देगा? क्लाइंट नहीं परचेज करेगा। क्लाइंट अगर खुद परचेज करना है तो अपनी रिटर्न खुद परचेज लेगा, फिर वो आपसे क्यों कहेगा। अच्छा, सही है सर, थैंक यू। ठीक है। जी सैमसंग साहब आपका माइक ओपन है, बता बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम अली है, सॉरी मैं नाम अपना एंटर नहीं कर सका। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि देखिए इनिशियली तौर पे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, और देखिए हम्म। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा जो है वो तो अर्निंग ही है। तो अच्छा सर, उसमें ये मेरा क्वेश्चन एनुअल ये है, होगा ना? उसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें मतलब किस चीज पे मेन अभी फोकस रखना चाहिए, मतलब अपने माइंड को, कि हमें ये होना चाहिए कि डायरेक्ट हमने फ्रीलांसिंग पे जाना है विदाउट एनी एक्सपीरियंस, या हमने पहले कहीं एक्सपीरियंस लेके और फिर उस तरफ जाना है। काइंडली ये गाइड कर दीजिए ताकि थोड़ी जो है ना वो मोटिवेशन आ जाए, क्योंकि एंड ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बात तो ये अर्निंग ही हाँ, है। ये ठीक है। ये आपको सवाल जो है ना, मैं जवाब आपको मैं ये सेशन के एंड में देता हूँ। पहले मैं स्लाइड कंप्लीट कर लूँ, फिर सेशन के एंड में आपने मुझे ये सवाल दोबारा करना है, ठीक है? जी अली भाई। ओके सर, ओके, इसको लास्ट में एड्रेस कर लेते हैं।
अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फाइलिंग स्टेटस के बारे में बात हो रही थी आप लोगों से, ठीक है। फाइलिंग स्टेटस कितने तरह के होते हैं, वहां पे 5 तरह के फाइलिंग स्टेटस यूज होते हैं। एक होता है सिंगल, कि अगर जिसे आप जी जी, लोकल ठीक जबान हो में गया सर, कहें थैंक तो यू सो मच। वेलकम। अगर वहां पे आप सिंगल हैं, यानी कि जिसे आप लोकल जबान में कहें तो छड़ा, ठीक है, सिंगल है, तो आप सिंगल के स्टेटस में फाइल करेंगे। अगर आप हेड ऑफ हाउस होल्ड हैं, यानी कि आप सिंगल तो हैं लेकिन वहां पे बच्चे होते हैं, आप डिवोर्स के तौर पे भी बच्चे हो सकते हैं, और वैसे भी वहां पे आपको पता है वहां का मास्टर थोड़ा डिफरेंट है, तो बच्चे अगर हैं और आप सिंगल हैं तो आप हेड ऑफ हाउस होल्ड में फाइल करते हैं। अगर आपका क्लाइंट मैरिड है तो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली में फाइल कर सकता है। लेकिन अगर इन केस जैसे आपने देखा होगा कि वहां पे अगर आप डिवोर्स लेती हैं तो आधी जो है वो खवातीन जो है वो शोहर की आधी की इनकम अपने नाम अपने हिस्सा में ले जाती है, तो यूजुअली वहां पे कुछ लोग जो है वो मैरिज फाइलिंग सेपरेटली भी करते हैं। या अगर उनका कोई डिवोर्स का केस चल रहा है तो इन केस में भी, तो फिर उसमें केस में भी वो मैरिज फाइलिंग सेपरेटली कर रहे होते हैं, और वो मैरिज फाइलिंग सेपरेटली सेम उसके जितने भी लवाजमात है वो सारे सिंगल वाले ही होते हैं। और इसके अलावा वहां पे एक पांचवा स्टेटस होता है जिसे आप कहते हैं क्वालिफाइंग विडो विद डिपेंडेंट चाइल्ड। वो क्या होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता आपके क्लाइंट का स्पाउस फौत हो जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो 2024 में क्लाइंट का स्पाउस स्पाउस फौत हो गया, तो वो क्या करेंगे 2024 में, तो वो मैरिज फाइलिंग ज्वाइंटली में ही रिटर्न फाइल करेगा। लेकिन 2025 की रिटर्न और 2026 की रिटर्न में वो क्वालिफाइंग विडोअर विद डिपेंडेंट चाइल्ड या सर्वाइविंग स्पाउस के नाम से स्टेटस आता है, वो उसमें फाइल करेगा। उसमें ये होता है कि क्योंकि वो आईआरएस उनके साथ हमदर्दी करता है कि भाई आप, जाहिर बात है, एक स्पाउस बहुत हो गया है, इनकम स्ट्रीम में फर्क आया है, खर्चे बढ़ गए हैं, तो वो आपको हेल्प करते हैं और आपके जो फाइलिंग स्टेटसेस हैं वो आपको मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटी वाले ही लवाजमात आपको उसमें दे देते हैं, और आपको जो है वो 2 साल तक दे देते हैं, ताकि अनलेस के आप दूसरी शादी ना कर ले उन 2 ईयर्स के अंदर। ये देखें, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, आप यहाँ पे देखिए ना, अगर एक बंदा सिंगल है तो वो 11,600 के ऊपर 10% टैक्स दे रहा है। लेकिन अगर वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली है तो वो 23,200 तक की इनकम के ऊपर टैक्स दे रहा है, जो कि उसके स्टेटस के अलावा है, ठीक है। जो एडजस्टमेंट उनको शुरू में मिलती है, उसके डिडक्शन मिलती है, उसके अलावा जो 23,200 उसके ऊपर इनकम होती है, जैसे पाकिस्तान में 6 लाख फ्री है, 6 लाख के ऊपर इनकम जो भी होती है उस पर टैक्स स्लैब लगना शुरू हो जाती है। इस तरह हर स्टेटस की एक अलग स्लैब होती है, जिसमें बेस स्लैब होती है जिसे आप स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं, उसके ऊपर जितनी इनकम होती है उस पर टैक्स लगता है। तो आप ये देखें कि मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली 23,200 तक पे 10% दे रहा है। हेड ऑफ हाउस होल्ड जो है वो 11,600 के बजाय 16,550 की इनकम के ऊपर 10% दे रहा है। तो वहां पे स्टेटस के हिसाब से मुख्तलिफ डिडक्शंस और मुख्तलिफ जो है ना वो आपको डिफरेंट मिलती है। आगे ये इन स्टेटस को एक्सप्लेन किया हुआ है, सिंगल में जी अनमैरिड है, डिवोर्स है, ठीक है, तो वो आपका सिंगल में आ जाता है। मैरिड फॉर एंजॉयमेंट जो है वो अगर साल में उसने उस साल शादी की है। अच्छा, ये जो स्टेटस होता है ये डिफाइन होता है कि आप उस साल 31 सितंबर 2024 या 2025 को रात 11 बज के 59 मिनट पे आपका स्टेटस क्या था। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा पूरा साल छड़ा रहा, ठीक है, और सिंगल रहा, और उसके बाद क्या हुआ जी कि वो जो है न्यू ईयर पार्टी में जाता है, और वहां पे उसको उसकी सपनों की रानी मिल जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और वो वहीं के वहीं 11 बज के 55 पे या 11 बज के 59 मिनट के ऊपर शादी कर लेते हैं, और जो है उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो अब वो अपना मैरिड फाइलिंग जॉइंटली करेंगे दोनों के दोनों, ठीक है। और इसी तरह खुदा ना खास्ता डिवोर्स हो जाती है 11 बज के 59 मिनट पे, तो वो फिर सिंगल स्टेटस में फाइलिंग करेंगे, ठीक है। तो आपका जो स्टेटस डिफाइन होता है वो दिखा जाता है कि 11 बज के 59 मिनट 31 दिसंबर को क्या स्टेटस। 31 दिसंबर इसलिए कह रहा हूँ कि वहां पे जो फिजिकल ईयर होता है वो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर होता है। पाकिस्तान में 1 जुलाई से 30 जून होता है, लेकिन यूएस में 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर का टाइम होता अथार भाई, फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, ये अभी है। आपने जी जो जी। लास्ट सिनेरियो बताया न्यू ईयर पार्टी वाला, मुझे ये बताइएगा, हम्म। इज इट कंपल्शन और ऑप्शनल? डिपेंड करता है आपका फाइलिंग, देखिए ना, डिवोर्स अगर आप लेते हैं तो जाहिर बात है उसको आप डॉक्यूमेंट करेंगे नहीं, ना। मैं पहले स्टेटस की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने 11 बज के 55 मिनट पे
जाबो कबूल कर लिया, ठीक है, तो ठीक है। क्या उनके लिए जरूरी है कि वो मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली करें, या मैं कह रहा हूँ कि वो सेपरेटली करना चाहें तो वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली का स्टेटस भी थैंक हमारे यू, पास है। थैंक यू सर, वो थैंक भी यू कर सर, सकते हैं, लेकिन मैरिड थैंक फाइलिंग ज्वाइंटली में उनको ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। यू, एग्जैक्टली, वो तो एक सेपरेट सिनेरियो। थैंक यू सर। ओके। जी अहमद रजा साहब। सर इसमें आपने अभी बताया कि सर्टिफिकेट जो इशू होता है तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर इनका स्टेटस, जैसे फॉर एग्जांपल हमने शादी कर लिया, फिर जो है वो किसी की डेथ हो गई जो टैक्स फाइलिंग कर रहा था, अब उसकी हम्म। सर्टिफिकेशन होना उसके ऊपर डिपेंड होगा, या फिर जो है वो उसकी जो एक्चुअल ओकेजन जो हैपन हुआ है, जो इवेंट अकर हुआ है उसके देखिए, ऊपर देखा हाँ, एक्चुअल इक्वेशन के ऊपर देखा ठीक है सर। जाए, एक्चुअल, ठीक है। अच्छा जी। जी अब्दुल मतीन साहब। अब्दुल मतीन साहब। अच्छा जी, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली मैंने को बताया कि जी अगर वो अपना इनकम या वो एक्सपेंसेस एक दूसरे से छुपाना चाहते हैं तो वो सेपरेट रिटर्न्स भी फाइल कर सकते हैं, या उनका अगर कोई केस चल रहा है डिवोर्स का तो उस वक्त में भी वो फाइलिंग सेपरेटली कर सकते हैं, या उनको ये लगता है कि या हम अपनी इनकम के ऊपर कम टैक्स देंगे अगर हम सेपरेट वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं तो उस वक्त में भी वो सेपरेटली यूज कर सकते हैं। और क्वालिफाइंग विडोअर भी डिपेंडेंट चाइल्ड क्या होता है जी, कि आपको मैंने जैसे बताया एक स्पाउस अगर फौत हो गया है उस साल, तो उस साल तो वो मैरिड फाइलिंग जॉइंटली ही करेगा, उससे अगले तो साल में उसको जो है वो क्वालिफाइंग विडोअर भी डिपेंडेंट चाइल्ड का स्टेटस मिल जाएगा, और वो अगले 2 साल जो है वो उसमें फाइल करेगा, अनलेस के वो शादी कर लेता है उन 2 सालों में। हाँ, अगर वो उन 2 सालों में शादी नहीं भी करता तो स्टिल थर्ड ईयर से वो फिर हेड ऑफ हाउस होल्ड में शिफ्ट हो जाएगा, अगर उसके पास डिपेंडेंट चाइल्ड। अगर डिपेंडेंट चाइल्ड नहीं था और स्पाउस फौत हो गया तो फिर वो सेपरेटली में जाएगा ऑनवर्ड, सॉरी सिंगल में जाएगा, ठीक है। हेड ऑफ हाउस होल्ड के लिए आपके पास डिपेंडेंट होना जरूरी है, और उसमें जो डिपेंडेंट है वो एटलीस्ट 50% जो है ना अपने डिपेंडेंट्स का खर्चा उठा रहा हो, तो उस सूरत में जो है वो आप हेड ऑफ हाउस होल्ड कर ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसके घर में बच्चे भी हैं, उसकी माँ बाप हैं, या उसका कोई बहन भाई है जो उसके साथ रहता है, जो उसके ऊपर डिपेंड करता है और उनके वो खर्चे उठा रहा है, तो वो उनको एज अ डिपेंडेंट अपनी रिटर्न में ले सकता है। अच्छा जी। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल, ठीक है। अब कौन रिक्वायर्ड फाइल है भाई, जिस अगर तो बंदा सिंगल है और उसकी इनकम 14,600 तक है तो बेशक वो ना रिटर्न फाइल करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो 14,600 या उससे ज्यादा रिटर्न पे होगा तो फिर उसको 14,600 से ऊपर जितनी भी रिटर्न इनकम जाएगी उस पर उसको फाइल करना लाजमी हो जाएगा। हेड ऑफ हाउस होल्ड के लिए 21,900 की लिमिट है। मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली के लिए 29,200 की लिमिट है, लेकिन अगर इन केस वो 65 अबव है तो फिर ये लिमिट बढ़ के 30,750 हो जाती है। और अगर आप क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस में है तो भी स्टिल आपको 29,200 मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली वाले ही मिल जाते हैं। अगर आपकी इनकम इतनी है तो आप जो है वो फाइल करेंगे, अगर इससे इनकम कम है तो फाइल ना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फाइल ना करने की सूरत में कुछ क्रेडिट्स ऐसे होते हैं जो कि एडजस्टेबल होते हैं, जो रिफंडेबल होते हैं, तो लोग उस सूरत में फाइल करना जरूरी समझते हैं, या कभी आपको लोन शो लेना हो तो उस सूरत में भी आपको रिटर्न रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए लोग फाइल करना जरूरी समझते हैं, वहां पे लोग रिटर्न फाइल करते हैं। अच्छा जी, अगर ये, सॉरी ये क्या हुआ, अच्छा, अंडर 65 का ये है, और अबव 65 की रेट की जो है ना स्लैब थोड़ी अबव है, कि अगर आप मोर देन 65 अबव है, क्योंकि वहां पे जो सीनियर सिटीजन है वो 65 प्लस पे काउंट होता है, जैसे पाकिस्तान में 60 की एज होती है, वहां पे 65 की एज होती है। तो अगर आप सिंगल हैं तो 16,550, हेड ऑफ हाउस होल्ड हुए तो 23,850, और इसी तरह जॉइंटली के तो रेट आपने देख लिए, और क्वालिफाइड सर्वाइवल्स के भी 3750। अच्छा, नीचे मैंने येलो में हाईलाइट किया हुआ है कि यू मे वांट टू फाइल अ रिटर्न इवन इफ यू मेड लेस टू गेट अ रिफंड ऑफ टैक्सेस ऑफ योर, ठीक है। अब अगर आपने कोई रिफंड लेना है, कोई आपके टैक्सेस विदल्ड हुए हैं, आपके एम्प्लॉयर ने W2 में काटे हुए हैं, और आप रिफंड लेना चाहते हैं और आपकी इनकम 16,000 से कम थी, या जो भी स्लैब में जो आपकी आ रही है आपके स्टेटस के मुताबिक, तो आप रिटर्न फाइल करके वो रिफंड वापस ले सकते हैं। वो पैसे IRS आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा।
या अगर आपको कुछ क्रेडिट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे अगर आपके पास एक बच्चा है तो एक बच्चे का 2,000 क्रेडिट मिलता है। तो अगर आपका एक बच्चा है और आप कहते हैं कि यार मेरी इनकम तो जो है वो से जी मेरिट फाइलिंग ज्वाइंटली आप कर रहे हो और आपकी इनकम जो है वो 15,000 है, जबकि आपको तो रिक्वायर्ड था कि यार मैं अगर 29,200 होती तो मैं फाइल करता, तो आपकी इनकम है 15,000, तो आप बेशक ना करो। लेकिन अगर आपकी 15,000 इनकम है और आप फाइल करते हो रिटर्न, तो आपको एक बच्चा और आपके फॉर एग्जाम्पल से 3 बच्चे हैं तो आपको 6,000 आपको आईआरएस देगा। 6,000 इसका बेसिकली 1,700 रिफंडेबल होता है, 300 आपका नॉन रिफंडेबल होता है। तो 1,700 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें वो आपको रिफंड आएगा। इसके अलावा अर्नड इनकम क्रेडिट एक होता है कि आपके जो लो इनकम लोगों के लिए आईआरएस अपनी जेब से पैसे अदा करता है, वो भी आपको मिलता है। तो आपका ये वहां के जो लोग होते हैं वो टैक्स रिटर्न फाइल ही इसलिए करते हैं कि जब वो रिटर्न फाइल करते हैं उनकी इनकम कम होती है, तो उनको का कोई 10,000 का रिफंड, कोई 11,000 का रिफंड, कोई 13,000 का रिफंड, कोई 9,000 का रिफंड, इस तरह वो रिफंड बना लेते हैं। तो वहां पे आपको पता है कि जो अगर आपकी सैलरी फॉर एग्जाम्पल से जी के पर मंथ वहां पे अगर आपका 1,000 या $2,000 आपका खर्चा है, तो अगर आपको इकट्ठे 9-10 हज़ार मिल जाए तो ऑब्वियसली आपके लिए एक बोनस होता है। तो वहां पे लोग रिटर्न फाइल करना जो है वो जरूरी समझते हैं ताकि वो रिफंड दे सके। जी सर हसन ये साहब, कोई ग्रॉस सवाल इनकम है क्या आपका? एनुअल इनकम है क्या? जी इनकम, एनुअल इनकम तो ये सिंगल की 14,600 ही इनकम है? है जी। ठीक है सर। जी मोहम्मद हसन साहब, सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरिट फाइलिंग सेपरेटली में ये ओनली $5 अमाउंट है? अगर आपने मेरिट फाइलिंग सेपरेटली कर रहे हैं और आप $5 या उससे ऊपर कमाएंगे तो फिर आपको रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाएगी। अच्छा, मैं समझ रहा था शायद ये बहुत थोड़ी अमाउंट लिखी हुई है, तो कहीं ये गलती से ना लिखी गई हो। नहीं नहीं नहीं, ये बेसिकली आईआरएस की वेबसाइट नीचे आप देखिए येलो में मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये आपको मैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी आपको डॉक्यूमेंट पढ़ा रहा होता हूँ आईआरएस का लिंक मैं साथ साथ डालता जाऊंगा और उसको मैं येलो से हाईलाइट भी कर दिया करूंगा, ताकि आपकी नजर में फौरन वो आए और आप इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके अपने वेब ब्राउजर में पेस्ट करें और वहां से इसका डिटेल्ड डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू जैसे कि थैंक मैंने यू। स्टार्ट में भी बताया आपको कि मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स बता दिया करूंगा, लेकिन उसकी रिसर्च और उसकी डिटेल्स पढ़ना आपका काम है। हाँ, आप डिटेल पढ़ते हैं और आपको कोई टॉप पॉइंट इसमें ऐसा मिलता है कि जो आपको समझ नहीं आता, तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूं। जी कसफर मुनव्वर साहब। जो है वो 11,600 है, जो कि कम है 14,600 से। तो फिर 14,600 पे क्यों नहीं रिक्वायर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना? 14,600 के ऊपर जो 11,600 है उस पे टैक्स। यानी 14,600 जो है ये पहले तो जो एग्जेम्प्ट है? आपने जो भी इनकम, हाँ पहले जो 14,600 आपने पहले जो कमाई ना वो एग्जाम्प्ट है। उसके ऊपर जो आप 11,600 कमाएंगे उस पे 10%। जी जी जी, ठीक है सर, थैंक यू। जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि पहले 6 लाख पे एग्जाम्प्ट है, यानी 50,000 पर मंथ पे एग्जाम्प्ट है, उससे ऊपर जो कमाएंगे उस पे टैक्स। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। जी फवाद साहब, अपना माइक अनम्यूट कर लें। जी, ये जो आप मेरिट फाइलिंग सेपरेटली पे $5 और मोर दे रहे हैं, लेकिन वो जो आपने पीछे स्लैब दिखाए थे उसमें कहीं इसकी टैक्सेशन तो थी नहीं, आई मीन। तो मीन्स ये कोई रिफंड वगैरह लेने के लिए फाइलिंग कर रहे हैं? नहीं, अगर आप मेरिट हैं और आप मेरिट फाइलिंग सेपरेटली कर रहे हैं तो उस सूरत में अगर आप 5 या उससे ज्यादा की इनकम कमाते हैं तो फिर आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी होता है। भले कोई टैक्स अगर पेबल आप, हो या ना हो, आई मीन। जी जी, क्योंकि अगर आपकी नहीं बनेगा टैक्स तो आपको रिफंड की सूरत में या पैसे अगर आपका कोई डिडक्शन हुई होगी तो रिफंड मिल जाएगा, या टैक्सेबल लायबिलिटी नहीं भी होगी तो निल की फाइलिंग हो जाएगी। अच्छा, वहाँ इस तरह की कोई सिचुएशन तो नहीं है जैसे हमारी बाउंडिंग की हुई है कि आपके पास 250 स्क्वायर यार्ड का घर है या आपके पास गाड़ी है या आपके पास ये नहीं, चीजें, तो आपके लिए वहाँ रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे वेल्थ स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट उस तरह नहीं है कि वेल्थ स्टेटमेंट आपको फाइल करना पड़े जिस तरह पाकिस्तान में करना पड़ती है। वहां पे वैसे आप अगर बैंक से लोन लेते हैं तो फिर आप अपनी पर्सनल जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर करते हैं, पीएफएस जिसे कहते हैं, वो वेल्थ स्टेटमेंट की तरह बनती है। उसके अलावा वहां पे जरूरत नहीं। और वो इंडिविजुअल्स के जिनकी जो इनकम है वो मतलब किसी दूसरे मुल्क से भी आ रही है या उनकी वेल्थ किसी दूसरे मुल्क में है, तो उसका क्या होता है? उसके ऊपर आपको फॉरेन इनकम के ऊपर आपको जो है ना वो डिक्लेरेशन जाती है
जिसे आप 5471 की फाइलिंग करते हैं, उसके अंदर 5471 का फॉर्म ऐड होता है, वहां पे आपको फॉरेन इनकम सारी आप मेंशन करते हैं उसके अंदर। और वेल्थ का भी इसी तरह होता है? वहां पे वेल्थ स्टेटमेंट नहीं बनती अनलेस कि अच्छा, आपने यहाँ वेल्थ बैंक से आपने कुछ लेना हो, तो बैंक के लिए आप स्पेशल उनके अपने उनके फॉर्मेट पे वेल्थ स्टेटमेंट मॉर्गेज बना के देते मॉर्गेज वगैरह हो अगर तो फिर ठीक है। हैं। ओके, हाँ जी जी। थैंक यू। जी अब्दुल मतीन साहब, अब्दुल मतीन साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप अपना माइक ठीक कर लें जब तक नबील साहब आप सवाल कर लें। आसाम में मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग कैश के अंदर सैलरी लेते हैं, कुछ लोग जो है वो चेक में सैलरी लेते हैं, चले वो तो टैक्सेबल में का, कैश में जो सैलरीज लेते हैं क्या उससे भी पता चल जाता है कि इसकी इनकम जो है वो कैश में इतनी हुई है और इसको फाइल करना है, तो वो क्या देखिए, अगर टैक्स बचने का तरीका नहीं है कोई? आप कैश में ले या आप लें उसमें बैंक से लें, आपका एम्प्लॉयर आपको मंथ ईयर एंड पे W2 इशू करेगा। अगर उसने वो सैलरीज का एक्सपेंस क्लेम करना है अपने बिजनेस के अंदर, तो ऑब्वियसली उसको W2 इशू करना पड़ेगा। जब वो W2 इशू करेगा तो एक कॉपी आपको मिलेगी, एक कॉपी आईआरएस को चली जाएगी, आपका एसेसन उसमें वहां पे शो हो रहा होगा, आपके एसेसन के अगेंस्ट आपके अमाउंट शो हो रही होगी। तो आप चाहे कैश में लें चाहे बैंक में लें, आप दोनों सूरत में आपका रिटर्न फाइल करना रिक्वायर्ड ठीक। हो जाएगा। ठीक। ठीक। जी जैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पूछा था, स्लाइड्स आप शेयर करेंगे क्लास के बाद? जी जी, आपको क्लास के एंड के end पे आपको स्लाइड मिल जाएगी। सर थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये आपको मैं बता रहा था स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये क्या होती है कि इतनी डिडक्शन आपको मिल जाती है। फॉर एग्जांपल आप अगर सिंगल हैं तो 14,600 आपको माफ होंगे। अगर आपकी सर फॉर एग्जाम्पल से चल रही है जी 17,000 या 20,000, तो आप उस 20,000 में से 14,600 माफ माइनस करने के बाद जो बाकी इनकम बचेगी उसके ऊपर आप टैक्स देंगे। इसी तरह मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली है। अगर आपकी इनकम है फॉर एग्जाम्पल से 40,000, तो 40,000 में से 29,200 माइनस करने के बाद जो पीछे आपके पास बच जाएंगे, अल्लाह भला करे, 10,800, उस पर आप टैक्स देंगे। तो इस तरह आपकी रिटर्न के ऊपर की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है वहां पे, और ये हर साल चेंज होती है। अच्छा जी, ड्यू डेट क्या होती है रिटर्न फाइल में? जो आपकी रिटर्न होती है ना 1040 की, इसकी ड्यू डेट होती है 15 अप्रैल। आपने 15 अप्रैल से पहले पहले जो है ना अपनी रिटर्न, या 15 अप्रैल या 15 अप्रैल से पहले पहले अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। और अपनी अगर कोई टैक्सेस हैं तो वो भी पे करना है। लेकिन अगर इनकेस आपके पास डाटा नहीं है या कोई और वजह हो गई कि आप रिटर्न फाइल नहीं कर सके, तो आप जो है 4868 फॉर्म फाइल करके तो आप एक्सटेंशन ले लेते हैं से 6 माह। वहां पे आपसे ये नहीं पूछते कि क्यों क्या हुआ। आपको कोई जिस तरह आप पाकिस्तान में होता है जी कि आप एप्लीकेशन फाइल करते कहते जी मैं मेरा अकाउंटेंट बीमार था तो ये था तो वो था तो नानी मर गई तो फलाना हो गया। वहां पे ऐसा कोई मसला नहीं है, आपको एक्सटेंशन चाहिए 6 माह की एक्सटेंशन ले लो, कोई आपसे सवाल नहीं करता। लेकिन यहाँ पे कैच है। कैच क्या, वो कहते हैं आप बेशक एक्सटेंशन लो, आप 6 माह के अंदर अंदर, अगले 6 माह के अंदर अंदर यानी 15 अक्टूबर तक आप रिटर्न फाइल कर लो। लेकिन अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी है तो वो 15 अप्रैल या उसके पहले पहले ही क्लियर कर दे। और अगर आपको लगता है कि आपको आइडिया नहीं है तो आप एक एस्टिमेटेड अमाउंट वेब जमा करा दें। अगर आप जब आप रिटर्न फाइल करेंगे और आपकी लाइबिलिटी कम हुई और आप ज्यादा टैक्स जमा कराया हुआ, तो आप बेशक रिफंड ले। लेकिन अगर आपने टैक्स नहीं जमा कराया और लायबिलिटी हुई, तो एक तो आपको पेनल्टी भी लगेगी और आपको इंटरेस्ट भी चार्ज। ठीक है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि इनकेस अगर एक्सटेंशन लेते भी हैं तो एटलीस्ट अमाउंट माफ कीजिएगा, तो आपने अमाउंट जो है वो टैक्स की एस्टिमेटेड अमाउंट आपने लाजमी जमा करा देनी, जो कि यूजली आपका जो टैक्स वाला जो बंदा जो बना के दे रहा होता है, जिस यहाँ पे आप जैसे सूरत में होंगे तो वो आप खुद कैलकुलेशन इजीली की कर सकते हैं। उसमें कोई सा मसला हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वो रिटर्न के अंदर आप सब डाटा डालेंगे तो आपको आइडिया दे देता है। या मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे भी वो लिखा आ रहा होता है कि आपका एस्टिमेटेड टैक्स कितना बन रहा है, आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, बेनिफिट्स क्या होते हैं टैक्स रिटर्न फाइल करने? अच्छा, उससे पहले एक चीज और बता दूं सर कि एक ये जो सवाल था रिटर्न है सर। ना। हाँ जी, पूछें कौन सा मैं बात कर रहे हैं?
मुर्तुजा माफी चाहता हूँ, आपको मैंने रोका। सर जिस तरह जी पाकिस्तान में एक्टिव और इनएक्टिव का कॉन्सेप्ट होता है, तो क्या इस तरह यूएस में भी होता है नहीं, वहां नहीं, एक्टिव? नहीं वहां नहीं, वहां नहीं। अच्छा, वहां पे एक तो आपकी 1040 की रिटर्न का भी टाइम 15 अप्रैल है, और सी कॉर्प 1120 की रिटर्न का टाइम भी 15 अप्रैल। लेकिन जो आपकी बिजनेस की रिटर्न है 1055 की, या एस कॉर्प 1120 एस, उसका रिटर्न का टाइम 15 मार्च है। ठीक है, अप्रैल नहीं है, यानी कि एक माह पहले। उसकी वजह ये होती है कि उसमें से निकलना होता है K1, और वो K1 आपकी इंडिविजुअल रिटर्न के अंदर जाना होता है। तो इसलिए एक माह पहले पहले अगर आपकी कोई पार्टनरशिप की फर्म है या आपकी कोई एस कॉर्प है, तो आपने पहले उसकी रिटर्न एक माह पहले एटलीस्ट फाइल करवा देनी है, ताकि उसमें से जो K1 निकले वो अगले के पास इतना टाइम हो कि जो इंडिविजुअल अपनी फाइल करे तो उसके पास K1 अवेलेबल हो अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए। अच्छा जी, बेनिफिट क्या है जी करने के लिए? एक तो ये कि जी अगर आपका कोई टैक्स एडवांस कटा हुआ है, सैलरी पे ज्यादा टैक्स कट गया है, तो या आपके कोई क्रेडिट्स बनते थे वो आपको मिले, तो आपको पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, आपको इंटरेस्ट और पेनल्टीज नहीं लगती। ठीक है, बचत हो जाती है। आप अगर इनकेस आप जो है वो एक्सटेंशन फाइल करते हैं तो आपको पैसे वापस मिल जाते हैं, अगर आपने कोई इजाफी जमा भी कराएंगे। फिर उसके अलावा जी क्या है जी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कहीं लोन लेना है या आपको फाइनेंशियल एड लेनी है, तो आपको ऑब्वियसली टैक्स रिटर्न होगी तो आपको ये मिलेगी। अब जिस तरह आपको याद होगा पिछले साल यूएस के अंदर स्टॉर्म्स आ गए थे, आप मिल्टन आया था, एक और कोई आया था, पता नहीं हेलीन आया था। तो लोगों ने वहां पे एसबीए का जो वहां पे होता है स्मॉल बिजनेस लोन देते हैं वहां पे, वो हो गया, या और वहां पे लोन्स अप्लाई किए। तो उन लोन्स को अप्लाई करने के लिए वैली रिक्वायरमेंट ही टैक्स रिटर्न थी। जहाँ मुख्तलिफ बैंक आपको लोन्स दे रहे होते हैं, उसके लिए भी आपको टैक्स रिटर्न चाहिए हो। फिर उसके अलावा आपने अगर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, जैसे पाकिस्तान में ईओबीआई है, सिर्फ वहाँ पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं आपको 59.5 एज क्रॉस करने के बाद, या 65 की एज में, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, दोनों में से कोई एक एज होती है। वो आपको बेनिफिट मिलते हैं। जैसे पाकिस्तान में आप ईओबीआई जमा कराते हैं, तो ईओबीआई जारी बात है, अगर आप जमा कराएंगे, रजिस्टर करेंगे तो आपको मिलेंगे ना। इसी तरह अगर आप टैक्स रिटर्न करेंगे और आपके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट जमा हो रहे होंगे, चाहे वो W2 में से कटते जा रहे हैं या वो आपके साथ में एम्प्लॉयमेंट टैक्स के थ्रू कटते जा रहे हैं, वो भी आपको मिलना शुरू होते हैं। तो वो उसी तरह से मिलते हैं कि जब आपने टैक्स रिटर्न जमा कराई होंगी। और उसके बाद आपको आपकी इनकम की एक एक्यूरेट पिक्चर मिल जाती है। जाहिर बात है, आप पता आपको पूरे साल के बाद आप पता लगता है कि अच्छा जी मैंने सैलरी से इतना कमाया, बिजनेस से इतना कमाया, इतना मैंने टैक्स दे दिया, इतना मैंने बचा लिया। और पांचवी चीज पीस ऑफ माइंड है कि भाई सारी बात है, जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको टेंशन नहीं होती कि यार मुझे कोई आईआरएस तो नहीं आ जाएगी, कोई और तो नहीं, मुझ पे कोई नोटिस तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि वहां पे तो लोग चलते हैं फेयर। लेकिन अगर कोई हैंकी पैंकी करता है तो आईआरएस आपको रोड पे लाके खड़ा कर देता है, आपको वहां पे माफी नहीं मिलती। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि वहां पे ये नहीं होता कि आप $150 देके तो जान छुड़ा लेंगे, जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि जी 1 लाख का टैक्स भेज दिया नोटिस, 10,000 आपने जमा कराए, तो उसको बंदे की जेब भरी 10,000 में, उसने नोटिस वापस ले लिया। तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे अब अगला रोड पे लाके छोड़ता है आपको। जी अहमद रजा साहब। जी सर, मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि टैक्स फाइलिंग रिटर्न जो है वो 31 दिसंबर की मतलब इनकी जो स्टेटस होगा उसके ऊपर होगा, और हम्म आखिरी तारीख जो है वो 15 ऑफ दी अप्रैल है। लेट सपोज अगर उसकी जो है वो टैक्सेबल अमाउंट बनती है जो उसको पे करनी है वो है $1,000। लेकिन हम्म अगर फ्रॉम द 1 जनवरी टिल 15 ऑफ द अप्रैल अगर उसके जो है वो सॉल्वेंसी या फिर वो जो है बैंकरप्ट हो जाता है, और उसके पास पैसे नहीं होते पे करने के लिए, तो फिर उस सूरत में हम्म उसको क्या करना होगा, या फिर जब वो अगर वो लेस करता है तो ये दोनों कंडीशन में फिर उसको क्या कुछ लेवरेज मिलेगा या क्या होगा, उसका फिर देखिए, स्टेटस क्या टैक्स का पहले तो फाइलिंग स्टेटस जो है ना वो होगा 31 दिसंबर 2024। फाइलिंग की इसकी डेडलाइन है 15 अप्रैल 2025। यहाँ पे आपका पहला सवाल अगर कोई कंफ्यूजन से वो क्लियर हो गई होगी इंशाल्लाह। दूसरा ये कि अगर वो खुदा ना खासा बैंकरप्ट हो गई, कुछ हो गया, तो फिर उसमें ये होता है कि आप आईआरएस को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आपकी या तो किस्तें कर दी जाए। आप किस्त वो फिर आपको आपकी किस्तें बना देता है। फॉर एग्जाम्पल जी $100 पर मंथ में जमा कराऊंगा अगले 2 साल तक, 3 साल तक, तो आपको किस्तें बना देता है। आप उनको किस्तें, आपके पास ऑप्शन होती है उसमें फॉर्म, उसी के अंदर रिटर्न में ही फॉर्म होता है 21 समथिंग का फॉर्म, मतलब exact नाम ध्यान से निकल रहा है नंबर। तो वो उसके अंदर आप डाल देते हैं कि भाई आपकी लाइबिलिटी इतनी बन रही है, अभी मेरी इतनी मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर लो, और मैं हर मंथ इतने मेरे अकाउंट से डिडक्ट करते रहना।
तो वो आप आईआरएस से कर सकते हो, या आप उनका आईआरएस को कॉल कर देते हो, आप रिटर्न फाइल कर देते हो। लाइबिलिटी पे नहीं करते, आप आईआरएस को कॉल करते हो, कहते हो कि मेरी इतनी लाइबिलिटी बनती है, तो अगर आप जो है वो उसकी किस्तें करवाना चाहते हो, तो आप कहते हैं मुझे इतनी इतनी किस्तें कर दो उसकी, अब वो उसकी किस्तें बना के दे देते हैं। ठीक है सर, लाइक फॉर एग्जांपल किसी भी कंडीशन में जो है वो उसको वो टैक्स जो है वो माफ होगा, इवन इफ ही स्पेंड माफ नहीं होता, नहीं माफ नहीं, माफ 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 माफ, माफ वो अनलेस के बैंक वो कोर्ट कह दे तो शायद कुछ होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है सर। एचपी के नाम से भाई थे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, शुक्रिया है मेरा नाम। मैं असल में एक ये चीज़ पूछना चाह रहा था, क्योंकि अभी काफ़ी सारी कंपनी जिस तरह की होती हैं जो यूजुअली स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, हम्म। एंड जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनीज हैं वो आमतौर पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में उनको टाइम ज़्यादा लग रहा होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उनकी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जाती है, और उसी के बिल्कुल। अंदर उनकी जो एचआर की कॉस्ट है वो बढ़ी हुई होती है, क्योंकि ज़ाहिर है, अगर आपने लोग यहाँ रखे हैं वहाँ रखे हुए रहे, तो हम्म। जो इनिशियल उसकी जो क्योंकि ओनर होता है, जाहिर सी बात है, वो अपनी डायरेक्टली एक्सपेंसेस उसके अपने जा रहे होते हैं। तो वो हम्म। हाउ हाउ वुड दैट ऑफसेट, फॉर एग्जांपल, अगर वो जो भी अर्निंग कर रहा है, अगर सैलरी से कर रहा है या कहीं से कर रहा है, वो इसमें एक इन्वेस्टमेंट डाल रहा है, तो वुड दैट पर्सन बी एबल टू गेट सम फॉर्म ऑफ टैक्स एग्जम्पशन उसकी अपनी पर्सनल टैक्स के अंदर, नंबर वन। नंबर टू, एज अ कंपनी आप क्योंकि जब अगर आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो, या आप R&D कर रहे हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट एक्सपेंस में जा रही है, एंड यू हैव नॉट रियली शोन एनी रेवेन्यू एज वेट, तो वो फॉर द फर्स्ट ईयर, या लेट्स फॉर फर्स्ट फर्स्ट 2 इयर्स, जो आपकी जब तक आप रूट टू मार्केट पे नहीं जाते, तो उस केस में क्या होता है? मतलब फिर भी आपको टैक्स फाइल करना होता है, नेगेटिव टैक्स फाइल करना होता है, या कोई आपको देखिए एग्जम्पशंस मिल जाती हैं उस सूरत में, जब तक आपकी प्रोडक्ट रेडी ना हो जाए और आपने अभी मतलब मार्केट नहीं करनी शुरू की। देखिए उसमें एक तो चीज ये है कि वहां पे जो यूज होता है ना, वो होता है यूएस गैप। तो हम्म। अब मुझे आईएफआरएस आई गेस पता नहीं कौन सा स्टैंडर्ड था, मेरे ध्यान से भी निकल चुका है, काफी अर्सा हो गया इनको हाथ में लगाए हुए। तो वो जी। आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज होता था। लेकिन इन केस की अगर आप वहां पे कर रहे हैं, तो वो यूएस गैप का आपको देखना पड़ेगा कि वो इस बारे में क्या कहता है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस रिटर्न आपका जाती है प्रॉफिट एंड लॉस बेस के ऊपर। तो ऑब्वियसली अगर आपके रिसर्च R&D एक्सपेंसेस हैं, तो वो प्रॉफिट लॉस के अंदर जा रहे होंगे, और हम्म। आप उनको जो है वो जो है बैलेंस शीट में उनको आप शो भी कर रहे होंगे। तो फिर आप जो है वो अकॉर्डिंगली ऑब्वियसली लॉस की रिटर्न फाइल करेंगे, लॉस रिटर्न के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं होता। लेकिन अगर आप अच्छा। कंसेप्टिवली 3 साल की लॉस रिटर्न फाइल करते हैं, तो फिर आपको ऑडिट खुलने के चांसेस होते हैं। तो उस सूरत में अगर हम्म। आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, तो आपको डरने की हम्म। कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, वन 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 मोर क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। सो पॉसिबली, क्योंकि जैसे इंशाल्लाह इस कोर्स कंप्लीशन के बाद जो है वो एक एक सवाल भी आया था मेरे जहन में, बस ये था कि क्या अगर कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल जो है वो ऑलरेडी बुक कीपिंग सर्विसेज दे रहा है अपने क्लाइंट्स को, तो क्या हम्म। वही इंडिविजुअल या वो कंपनी जो है वो बुक कीपिंग सर्विसेज के साथ साथ टैक्स फाइलिंग सर्विसेज भी उसी सेम क्लाइंट को दे सकती है, या कोई बिल्कुल कंपल्शन दे है कि सकते। आप उनको नहीं दे सकते? नहीं, आप दे सकते। आप दे सकते हैं। वहाँ तो आप बिल्कुल बेसिकली दे लाइन सकते। एक्सटेंशन हो जाएगा, अगर आप आपके पास बुक कीपिंग सर्विसेज हैं, तो आप बेसिकली टैक्स सर्विसेज एज ए लाइन एक्सटेंशन आप उनको ऑफर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते। राइट, राइट, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। जी फवाद साहब। सर छोटा सा सवाल ये है कि ये जो डिडक्शन है टैक्स की, ये एट सोर्स होती है या एम्प्लॉय अब सेल्फ पे करता एक? अगर और तो आप सैलरी एक एक करके जवाब, वैसे मैं फिर सवाल में से रहने को जाते हैं। आपके से एम्प्लॉय की एड फोर्स होती है वेजेस के ऊपर। जी जी, मतलब वो तो वेजेस के एट ऊपर सोर्स, आपकी वो एट सोर्स हो जिस गया। तरह। और दूसरा ये, ठीक है, एक सवाल और था, अगला वो सवाल। ये जी जी बताएं। वो ये कि ये जो एक हेड ऑफ इनकम, जैसे हमारे यहाँ अक्सर होता है कि एक हेड ऑफ इनकम में आपका लॉस आ रहा है, दूसरे हेड ऑफ इनकम में आपका जो है वो प्रॉफिट आ रहा है, तो यहाँ जो हाँ लॉस है उसका कोई कैरी ओवर का टाइम पीरियड है, या मतलब वो अनलिमिटेड कैरी ओवर होता है? देखिए, अब वहां पे दो तरह से इनकम होती है, कैलकुलेट होती है। एक होती है आपकी पैसिव इनकम, जो कि आपकी एक्टिव इनकम होती है, जिसमें आपकी एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट है। और सॉरी, एक्टिव इनकम होती है। और एक होती है आपकी पैसिव इनकम, जो जिसमें आप पैसे जैसे रेंटल इनकम हो गई या इंटरेस्ट इनकम हो गई, जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती।
तो दोनों जी जी के लॉसेस जो है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। लेकिन दोनों में कुछ सर्टेन लिमिट्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक्टिव इनकम से लॉस आ रहा है तो वो आप 80% तक जो है वो आप ले सकते हैं, अगली रिटर्न में एडजस्ट कर सकते हैं। और अनलिमिटेड टाइम के लिए आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी पैसिव इनकम से कोई लॉस आ रहा है तो वो आप मैक्सिमम 3000 तक एक साल में एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अनलिमिटेड टाइम तक आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं जब तक आपका वो लॉस पूरा नहीं हो जाता। फॉर एग्जाम्पल की समझाने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको की बिजनेस में से आपको लॉस हो गया जी $50,000। अगले जी साल क्या हुआ जी, आपको 10,000 की इनकम हुई। तो आपने क्या किया, 10,000 की इनकम में से 8,000 जो है 80% ऑफ योर इनकम वो आपने 50,000 के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया और 2,000 पे टैक्स दे दिया। फिर अगले साल फिर आपकी कोई इनकम हुई तो उसका फिर 80% आपने पिछले लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया और बाकी रिमेनिंग पे टैक्स दे दिया। इस तरह करके आप अपना लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड करके आप उसको दे सकते हैं, तो अपना यूज कर सकते हैं। और जिसे आप एनुअल की शीट में डालते हैं, एनुअल शीट बनती है इसकी नेट ऑपरेटिंग लॉस के अंदर। लेकिन अगर पैसिव इनकम है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई घर रेंट बनाया हुआ था, उसमें कोई लॉस लॉस हो गया, तो आप या आपने जो है वो फॉर एग्जाम्पल शेयर वगैरह खरीदे थे उसमें लॉस हो गया, तो वो आप हर साल जो है 3,000 का लॉस जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, जब तक कि आपका वो लॉस पूरा नहीं हो जाए। ठीक है सर, बात समझ में आ गई सर। थैंक यू सर। वेलकम। वेलकम जी, कसवर मुनव्वर साहब। जी सर, मैं ये कह रहा था जो बेनिफिट्स आप बता रहे हैं ये सारे सेम बेनिफिट्स नॉन रेजिडेंट टैक्स फाइलर के लिए भी हैं या जस्ट नहीं रेजिडेंट नहीं के लिए? नहीं, सिर्फ रेजिडेंट के लिए। नॉन रेजिडेंट के लिए सूखी सूखी इनकम, सूखा सूखा टैक्स, कोई माफी नो शाफी बेनिफिट्स। नहीं। नो ओके बेनिफिट। सर, ओके, थैंक यू थैंक यू। जी बिलाल साहब। वालेकुम। सर वालेकुम मेरे दो सलाम। सवाल थे। एक जी तो ये कि अगर हम टैक्स फाइल एक्सटेंशन लेते हैं इसमें और एस्टिमेट एक लगाते हैं कि भाई मैंने तकरीबन मुझे $1,000 जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा, लेकिन जब मैं हम्म फाइनल करता हूँ और $1,000 में पे कर देता हूँ, फाइनल जब होता है उसमें $1,500 में टैक्स देना पड़ता है, तो क्या फाइव हंड्रेड हम्म। डॉलर के ऊपर मुझे कोई इंटरेस्ट लगेगा या क्या होगा? और अगर तो सेकेंडली आपने ये कि अपनी, हाँ एक एक करके भाई पूछना, मेरे जहन में इतने सवाल याद नहीं रहते। अगर तो जी आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी का 90% तक जमा करा दिया था तो आपको कोई जी जी पेनल्टी नहीं है। इनकेस फॉर एग्जाम्पल आपका टैक्स बनता था 1,000, आपने 900 जमा करा दिया और बाद में पता लगा 1,000 बनता था, तो उस $100 के पीछे आपको कोई माफ, कोई कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपने अपना टैक्स कम जमा कराया हुआ है 90% से, तो फिर जो भी आपकी पेनल्टी बैलेंस अमाउंट होगी उसमें पेनल्टी और इंटरेस्ट दोनों चार्ज होंगे और वो आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। लेकिन अगर आपने ज्यादा जमा करा दिया था तो आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो साथ ही उसमें रिफंड बनेगा, उस फंड के अंदर ही, रिटर्न के अंदर ही आपका अकाउंट नंबर डालेगा और आपके अकाउंट में पैसे आपके वापस आ जाएंगे। सेकेंडली ये जैसे यहाँ पर होता है कि जिस समय हम कंपनी के रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें कंपनी पार्टनरशिप है, तो उसमें हम पार्ट वो कंपनी के टैक्स जमा करवा देते हैं और जिस परसेंटेज से पार्टनर्स होते हैं उसमें उनके टैक्स एडजस्ट हो जाते हैं उनके पर्सनल में जाके जो है। जब हम हम्म उनकी वहाँ पर इनकम शो करते हैं तो जो हम उन्होंने अपनी कंपनी में टैक्स दे दिया होता है वो उनको वहाँ से पे नहीं करना पड़ता, वो उसमें से माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर भी यही होगा हम्म। यहाँ पे ये होगा कि कि जब हम आपकी फॉर कंपनी में एग्जाम्पल पार्टनरशिप टैक्स है। पे कर हाँ, देंगे। नहीं नहीं, यहाँ पार्टनरशिप की रिटर्न जो होती है 1065 की, वो होती है पास थ्रू एंटिटी। आने के आप उसमें कोई टैक्स जमा नहीं कराएंगे, जस्ट रिटर्न फाइल करेंगे और उस रिटर्न में जितने पार्टनर्स होंगे उनकी शेयर होल्डिंग के मुताबिक K1 का एक फॉर्म जनरेट होता है हर पार्टनर के नाम पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जी, आपके नाम पे, एक बिलाल के नाम पे फॉर एग्जाम्पल 50% का शेयर होल्डर था, 1 लाख का, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 50,000 का K1 आपके नाम पे जनरेट हो जाएगा। फिर वो आप अपना जो भी इनकम होगी, K1 का जो फॉर्म होगा अपनी इनकम के साथ उसमें वो ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सैलरी लेते थे 40,000, 50,000 आपका K1 आ गया, 90,000 के ऊपर आपकी टैक्स की लायबिलिटी जो है वो असेस होगी। कंपनी जो है वो अपना टैक्स जमा नहीं करवाती, सब इंडिविजुअल अपने टैक्स को जमा जी करवाएंगे। जी बिल्कुल, सिर्फ सी कॉर्प होती है उसका 21% स्टेट टैक्स होता है जो कि सी कॉर्प जमा कराती है, और वो अपने पार्टनर्स को, जो भी उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको अगर वो कोई पेमेंट करती है तो वो डिविडेंड की फॉर्म में करती है। बाकी जो भी ओके आपके पार्टनर्स की फॉर्म है, जैसे 1065 है या आपका जो एस कॉर्प है, दोनों की सूरत में K1 निकलता ओके, थैंक यू। है। वेलकम जी, सोहेल भाई।
सर ये मुझे पूछना था, आप यूएस में हैं तो वो W2 फॉर्म इनकम के लिए हम फिल करेंगे, या वो जो एम्प्लॉयर है वो देता है? तो एम्प्लॉयर देता है। जी एम्प्लॉयर देता है। एम्प्लॉयर। और अगर ओवरसीज है, कोई यूएस नेशनल ओवरसीज काम कर रहा है, तो हम्म। उसके लिए क्या कोई प्रिस्क्राइब सैलरी सर्टिफिकेट होता है, या देखिए, जो? अगर तो है यूएस का नेशनल जिसके पास एसएसएन नंबर है, तो जी। वो वर्ल्ड वाइड इनकम के ऊपर टैक्स देता है। वो जर्मनी में बैठा हुआ है, वो बर्लिन में बैठा हुआ है, वो इंडिया में बैठा है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो जहां जहां कमा रहा है, जहां जहां से कमा रहा है, जिस जिस मद में कमा रहा है, वो सारी की सारी इनकम के ऊपर यूएस में टैक्स देगा। लेकिन अगर उस मुल्क के साथ उनकी कोई टैक्स ट्रीटी होगी डबल टैक्सेशन के ऊपर, तो वो फिर उतना उसको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, बाकी उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर तो वो अगर एसएसएन नंबर उसके पास है और वो यूएस पाकिस्तान में बैठा हुआ है और यूएस में रिमोटली सर्विसेज दे रहा है, तो उसकी जो भी टैक्स, जो भी लाइबिलिटी, जो उसका W2 होगा, उसके ऊपर से डिडक्शन करके उसको W2 मिल जाएगा। और अच्छा, उसमें अगर इसमें किसी और मुल्क से कमा रहा है, तो वो अपनी इनकम जो भी होगी वो डिक्लेयर करेगा अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर। वो यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं यूएस में, हम्म। तो उसमें जो सैलरी सर्टिफिकेट है वो यहाँ का एम्प्लॉयर देगा उनको, तो वहाँ पे कोई हम्म। फॉर्मेट होता है, या जस्ट जो यहाँ पे फॉर्मेट दे दिया उनको? देखिए, यूएस का तो W2 का फॉर्मेट है। अब किसी और कंपनी से अगर वो सैलरी ले रहा है, उसका फॉर्मेट क्या है वो मुझे नहीं आइडिया। ओके, थैंक। ठीक। जी फवाद साहब। एक छोटा सा सवाल ये था कि ये नॉर्मली जो है वो हमारे यहाँ तो आपको पता है ना, पाकिस्तानी स्टाइल के वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में से पैसे निकाल लेते हैं, वहां कुछ इस तरह का तो नहीं होता है? वहां पे ये होता है कि अगर आप उनको अलाउ करते हैं कि भाई ये मेरा टैक्स अकाउंट नंबर है और मेरी टैक्स लाइबिलिटी इतनी बनती है, आप मेरे अकाउंट में से पैसे निकाल लें, तो वो आपका आईआरएस डायरेक्ट आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। या आपका अगर कोर्ट ऑर्डर कर दे तो भी निकाल सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट फ्रीज करके वहां से पैसे निकाल ले? हाँ, अगर कोर्ट ऑर्डर होगा तो। अगर कोर्ट ऑर्डर होगा तो ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा जी। अब मैं आपको बता रहा था कि वहां पे कुछ क्रेडिट्स भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, कि अगर आपकी सैलरी कम है इन अमाउंट से और स्टिल आप फाइल करते हैं, तो आपको कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं। जैसे मैंने बताया था जी कि आपको बच्चे के ऊपर 2000 क्रेडिट मिलता है, जिसमें से 1700 जो है रिफंडेबल होता है और 300 जो है वो आपकी लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, अदरवाइज जाया हो जाता है। इसी तरह अर्न इनकम टैक्स क्रेडिट होता है। फिर अमेरिकन अपॉर्चुनिटी टैक्स क्रेडिट होता है। ये वो होता है जो बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, स्कूल में ट्यूशन जा रही है, उसके ऊपर आपको क्रेडिट मिल रहा होता है। फिर आपका वहाँ पे अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस ली हुई है, तो आपको प्रीमियम टैक्स क्रेडिट मिल रहा होता है। हेल्थ कवरेज की टैक्स क्रेडिट होते हैं, मुख्तलिफ तरह के वहाँ पे क्रेडिट्स मिलते हैं, जो कि हम पूरी एक हमारे दो क्लासेस सिर्फ इसी के ऊपर होंगी, जिसके अंदर हम सारे के सारे क्रेडिट्स जो है वो देखेंगे, पढ़ेंगे, और उनकी एप्लीकेशन टैक्स सॉफ्टवेयर के अंदर भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो वहां पे होता क्या है कि एट द एंड यूजुअली लोग क्रेडिट्स की मद में ही पैसे लेके वापस करते हैं, तो इसलिए वहां पे टैक्स रिटर्न की फाइलिंग बहुत ज्यादा होती है। वहां पे तकरीबन 17-18 करोड़ लोग जो है ना वो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, जबकि मेरे ख्याल से वहाँ की जो आबादी है वो शायद 35 करोड़ के आसपास है। तो आप खुद देख लें कि वहाँ पे मोर देन 50% लोग जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। और इसीलिए जो है वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे आपके पास एज ए स्कोप है कि आप इस फील्ड में ऐड हो एंटर होके जो है अपना शेयर ले सकते हैं। अच्छा जी। अब ये जो है ना हमारे पास एक है टैक्स का फॉर्मूला, जो कि मैं आपके साथ शुरू की क्लासेस में बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपको याद हो जाए, और आपको हर जो भी एंट्री, जो भी उसका इफेक्ट उसकी रिटर्न में आ रहा होगा, वो इस फॉर्मूले में कहाँ हिट होता है वो मैं आपको बार बार दिखाता जाऊंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज ऐसी है जो एडजस्टमेंट में हिट हो रही है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जी ये एडजस्टमेंट में हिट हो रही है, इसका यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है। अगर वो स्टैंडर्ड डिडक्शन, जैसे मैंने आपको दिखाई कि ये आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन ये थी, ये आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है आपकी। इसके अलावा आइटमाइज डिडक्शन क्या होती है, कि अगर आपको अलाउ करते हैं कि अगर आपकी ग्रॉस इनकम AGI एडजस्टेड ग्रॉस इनकम के बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, कि या तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लें या आप आइटमाइज डिडक्शन ले लें। आइटमाइज डिडक्शन में कौन कौन सी डिडक्शन अवेलेबल होती है, ये इंशाल्लाह हम इन डिटेल इस फॉर्मूले के अंदर देखेंगे। फिर उसके बाद वहां पे अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो QBI की भी डिडक्शन मिलती है आपको, वो भी आपको माइनस होती है। तो फिर आपकी जो टैक्सेबल इनकम एंड में बनती है, डबल लाइन जहाँ पे आपके मिड में आ रही है, उसके ऊपर आपका टैक्स की रेट अप्लाई हो।
उस टैक्स के रेट के अप्लाई में जो है आपको दो तरह से आपको एडजस्टमेंट मिलती है। एक होती है जो आपने पेमेंट एडवांस की होती है वो यहाँ पे माइनस हो जाती है, या जो हम टैक्स क्रेडिट पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो यहाँ पे माइनस हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी बेसिक इनकम होगी तो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी यहाँ पे लगता है, जिससे बचने के लिए लोग एफ कॉर्प बनाते हैं अपनी कंपनी को। ठीक है, ये वो टैक्स है जो यहाँ पे अदर टैक्सेस को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स के आगे लिखा हुआ है, ये इससे बचने के लिए लोग अपनाते हैं। ये 15.3% होता है आपकी बिजनेस इनकम का। ये आगे उनके ऊपर अभी मैं इंशाल्लाह इस पे नहीं जाऊंगा, मैं इंशाल्लाह ये कल की क्लास में जाऊंगा, क्योंकि अभी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों को भी जरा थोड़ा सा हजम करना चाहिए, करने में जरा मसला होगा। अभी मैं आप लोगों के क्वेश्चन ले लेता हूँ, तो इंशाल्लाह मैं इस फॉर्मूले को कल आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप लोगों के क्वेश्चन है कोई तो पहले टॉपिक वाइज वो कर लें, उसके बाद में फिर आप टॉपिक के अलावा जैसे क्वेश्चन है वो भी आपको मैं डिटेल करूंगा। जी इरफान साहब। सर ये क्यूपीआई डिडक्शन क्या चीज है? ये क्यूपीआई डिडक्शन क्या चीज है? क्यूपीआई। क्वालिफाइड बिजनेस इनकम, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें फिर आपको मिलती है 20% ऑफ योर नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली। कि फॉर थैंक यू एग्जाम्पल सर। आपने 1 लाख प्रॉफिट कमाया हुआ है, 1 लाख प्रॉफिट कमा बनाया है आपने, तो आपको 80,000 जो है ना वो टैक्सेबल होगा, 20,000 आपको माफ कर दें। ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। करता है। और किसी भाई का कोई सवाल जो अभी आज की स्लाइड से मुतालिक हो तो मुझसे कर सकते हैं। जी कैस्पर साहब। जी सर, जो एक सोल ओनर है यानी एलएलसी हम्म। का, उसकी जो इनकम है वो प्रॉफिट हम्म। या लॉस के तौर पे ली जाती है या सैलरी के तौर पे? जी, प्रॉफिट एंड लॉस के तौर ठीक है सर, थैंक यू। पे। और कोई किसी का अगर टॉपिक से मुताबिक सवाल है पहले वो कर लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं टॉपिक के अलावा सवाल आपसे लेता अच्छा सर, इसमें एक मेरा सवाल है सर, यहाँ पे जो है टैक्स एडजस्ट भी होता है और रिफंड भी हो जाएगा? हूँ। जी बिल्कुल, दोनों मिलते हैं आपको। ये रिफंड की सूरत में एडवांस आपको अकाउंट में टैक्सेस मिलेंगे। वगैरह अगर जी जी वहाँ बिल्कुल है। सिस्टम है जैसे पाकिस्तान में? जैसे पाकिस्तान में तो आप भूल जाए ना, पाकिस्तान में तो जो दे दिया तो दे दिया, वापस का तो सवाल कोई नहीं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ पे $1 भी आपने ज्यादा दिया तो आपको आपके अकाउंट में वापस आएगा। अच्छा सर, अस्सलाम। यूएसए टैक्स और यूएई टैक्स में क्या फ़र्क है, कितने डिफरेंसेस हैं? भाई मैं यूएई का टैक्स मैं नहीं पढ़ाता ना, मुझे उसका आइडिया है, मैं कुछ कह नहीं सकता। ये आप गूगल कर दो तो बेहतर है, या गूगल ऐसे साहब जो यूएई और यूएस टैक्स दोनों पढ़ाते हो तो वो आपको बेहतर बता देंगे, मुझे आइडिया भाई इसका नहीं है, माजरत। जी फवाद साहब। सही। छोटी सी बात ये है कि ये फर्ज करें कि बंदे की जो वाइज सोर्स ऑफ इनकम है वो है ही सैलरी, तो फिर उस सूरत में तो पीएनएल नहीं चाहिए होगा ना, वहां तो वो जो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट इशू करेगा दैट मस्ट बी सफिशिएंट फॉर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। वो जो भाई का अभी पहले सवाल था वो ये था कि अगर कोई बंदा है वो उसका बिजनेस है और वो बिजनेस कर रहा है तो उस सूरत में उसकी earning जो है वो प्रॉफिट बिल्कुल लॉस बिल्कुल बिल्कुल मिल वो जाएगी ना ठीक है। सैलरी। हाँ लेकिन हाँ वो अगर ठीक। आपकी सैलरी है तो फिर तो वो तो सैलरी में ही जाएगी, वो तो उसमें नहीं जाएगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप सुबह के अंडरस्टूड। टाइम, फॉर एग्जाम्पल जैसे बाकी भाइयों के लिए भी बता देता हूँ, आप हैं आर्किटेक्ट, आप एक जगह जॉब करते हैं ठीक और है। आपको सैलरी मिलती है, शाम को क्या करते हैं आप यार अपना ही शाम को बैठे होते हैं, तो ये दोस्त यारों के तो नक्शे पकड़ लिए, नेबर के नक्शे पकड़ लिए, किसी के रेफरेंस के नक्शे पकड़ लिए, पर्सनल काम तो साथ करते में हैं, शाम ठीक में आप अपना काम भी चलाया हुआ है। तो फिर आपकी दोनों तरह की इनकम हो जाएगी, सैलरी भी हो जाएगी और दूसरी आपके साथ एम्प्लॉयड इनकम भी। है। अच्छा एक सवाल और सर, ये कि ये जो सैलरी इनकम है, जैसे पहले हमारे यहाँ वो मतलब वो गार्डनर की सैलरी और वो ड्राइवर की सैलरी वगैरह अलाउ हो जाती थी, क्या इस सैलरी इनकम में कोई डिडक्शंस अलाउ है या ये ग्रॉस टैक्सेबल हो जाती है? आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है ना सैलरी के ऊपर, वो आप अपनी रिटर्न में क्लेम करते हैं, ये आपको डिडक्शन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी 20,000 है, 14,600 माइनस हो जाएगी, बाकी के ऊपर आपका टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। अगर वो आपके टैक्स उससे ज्यादा कटा हुआ है तो वो आपका आपको रिफंड हो जाएगा। मतलब वो एक्सपेंसेस की कोई डिडक्शंस अलाउड नहीं है इसमें? ये आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन एक्सपेंसिव के मद में ही मिलती है, पाकिस्तान में तो आपको अच्छा पर्सनल ये एक्सपेंसिव में कोई एक्सपेंसेस के डिडक्शन नहीं मद में मिलती। ही है, ठीक है ठीक हाँ है, जी, ओके। हाँ जी, ठीक है। अंडरस्टूड यहाँ पे अंडरस्टूड। यहाँ पे एक और भी है कि अगर आप ये स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं लेना चाहते, आप आइटमाइज डिडक्शन भी ले सकते हैं, अगर वो ज्यादा है आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन से। वो इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि आइटमाइज डिडक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं।
सर एक सवाल था सर। जी जी। भाई आज कोशिश किया करें हाथ खड़ा करके, हैंड रेस करके ऑप्शन यूज करें, क्योंकि आपके अलावा और भी लोगों ने सवाल हैंड रेस किए होते हैं ना, वो फिर अच्छा नहीं लगता कि आप किसी को बाईपास करके आ रहे हैं। बाकी आप सवाल करें, नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा हैंड हम रेस सॉरी करके। सर। ओके सर। नहीं तो मत। अच्छा सर एक सवाल ये है कि ये जो आपकी सर सेशन खत्म होने के बाद जो आपकी स्लाइड्स मिलेंगी, वो आज के हम्म। टॉपिक मतलब आज की सारी रिकॉर्डिंग होगी या वो सिर्फ जस्ट रिकॉर्डिंग होगी जिसमें हमारे सवालात नहीं होंगे? नहीं, पूरी रिकॉर्डिंग ये एज अ होल जो लाइव सेशन चल रहा है पूरे का पूरा रिकॉर्ड होकर आपको मिलेगा। वो रिकॉर्डिंग आपको अलग मिलेगी, जो कि उन रजिस्टर्स को मिलेगी जो कि आपके, एक तो खासकर पहली रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाती है, तो वो आपको शायद फ्री होती है। ऑनवर्ड्स जो रिकॉर्डिंग होगी वो आपके पोर्टल के ऊपर अपलोड हुआ करेंगी, जो पेड स्टूडेंट्स होंगे। और जो ठीक है। स्लाइड्स हैं वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिला करेगी और आपके पोर्टल पे भी अपलोड हुआ करेगी। थैंक यू सर। थैंक फवाद साहब, आपको कोई सवाल अभी रहता है? आपका हैंड अभी तक रेज है, जी माइक जी, भी ऑन है एक आपका। लास्ट सवाल सर, आई एम सॉरी इफ आई एम बॉदरिंग यू नहीं अलाउड, ये नहीं। इसके साथ कोई मतलब जैसे हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो 2001, इसके साथ कोई मतलब बुक वगैरह देंगे आप पढ़ाई के लिए? वो आप कह रहे हैं कि ठीक है, नहीं, रिसर्च तो आप, अभी करनी ही होगी। जी जी, आपको बुक मिलेगी जो आपके आपके जो है कॉरेस्पॉन्डेंट जो जिन्होंने आपको एनरोल किया है, वो आपको बुक प्रोवाइड कर देंगे। जब आपकी फीस 100% पे हो जाएगी तो वो आपको उनकी तरफ से बुक मिल जाएगी। ठीक है, ठीक। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। जी नबी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ये क्वेश्चन ये था कि इफ आई वांट टू क्रिएट ए नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि ग्रांट्स हम्म और जो है हम्म डोनेशंस जो है वो रिसीव कर रही हो, जो कि अनअर्न्ड इनकम में आती हो, तो उस सिलसिले हम्म। में क्या कोई आप हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं? मैं कर दूंगा आपको, लेकिन वो अलग लेवल पे होगी। कोर्स का वो पार्ट नहीं है, वो बेसिकली एनजीओ की जो रिटर्न होती है वो 1041 होती है, ट्रस्ट में आती है। वो अलग से फाइल होती है, वो उसके लिए आपको वैसे मैं बता दूंगा, गाइड कर दूंगा, लेकिन वैसे कोर्स का पार्ट नहीं। टैक्स एग्जेम्पशन भी कोर्स का पार्ट नहीं है? टैक्स, मैं आपकी बात समझा, एग्जाम्पशन आप किस चीज के एग्जाम्पशन आप लेना चाह रहे हैं किसी टैक्स से? नहीं नहीं, 501 सी की कोई टैक्स एग्जेम्पशन होती है यूएस के अंदर जो नॉन प्रॉफिट्स को मिलती है, जिसका यूनिवर्सिटीज जो है वहाँ पे रिसर्चर्स होते हैं, सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट जितने भी हैं वो सब टैक्स एग्जेम्प्टेड होते हैं यूएस के अंदर। जी जितनी जी। भी यूनिवर्सिटीज हैं वो ग्रांट्स लेती हैं, वो इंटरनेशनल ग्रांट्स लेती हैं, यूएनओ हो गया, यूएसएड हो गए, ये सारे टैक्स एग्जेम्प्टेड होते थे वहाँ पे। हम्म तो हम्म। मुझे उससे रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन चाहिए। देखिए उसमें ये है ना कि अगर तो वो अपनी रिटर्न फाइल कर रहे होंगे और उनको कोई एग्जाम्पशन मिली होगी, तो वो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा। मैंने अभी तक ऐसी कोई रिटर्न की ही नहीं है एग्जाम्पशन वाली, कि जिसके अंदर मैं किसी मतलब किसी रिसर्चर की रिटर्न कर रहा हूँ। तो वो बाकी ये है कि हम लोगों का डेली बेसिस पे नए नए सिनेरियोस काउंटर करते जाते हैं, और हमारा वो आदत यही होती है कि हमारी रिसर्च की आदत बनी होती है। तो अगर हमारे पास ठीक है। कोई भी रिटर्न आती है तो हम रिसर्च करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसकी रिटर्न वो है जो हम वो ओके। ड्राफ्ट करते हैं। थैंक तो वो ओके सर, अगर थैंक आपको कोई ऐसा होगा तो आप मुझे बता देना, मैं आपको गाइड कर दूंगा, कोई ऐसा यू। मसला नहीं। ठीक। थैंक ठीक। जी कसपर साहब। जी कसपर मुनव्वर साहब। जी जी, जिस तरह सर इनकम जो सिंगल है उसकी एग्जेम्प्ट है 14,600 तक, इसी तरह हम्म। एलएलसी या दूसरे बिजनेसेस की भी कोई एग्जेम्प्ट थ्रेशोल्ड है, कोई बेंचमार्क? नहीं उनका कोई नहीं होता, उनको बस क्यूबीआई मिलता है। अगर सिंगल मेंबर एलएलसी होगी तो फैक्टर सी के अंदर आपको क्यूबीआई मिल जाएगा, लेकिन अगर मल्टी मेंबर एलएलसी है या एस्कॉर्प है तो उसमें सिंपल आपका केवन आएगा। वो केवन आपकी इंडिविजुअल में आगे हिट होगा, उसके ऊपर आपको जो एग्जेम्पशन होगी वही बनेगी। जी जी ठीक है। और एक और क्वेश्चन है सर, जो हम्म एक्सटेंशन लेते हैं 6 मंथ की, 15 अक्टूबर से हम्म। पहले पहले अगर वो एस्टिमेटेड टैक्स पे नहीं करता तो उसके ऊपर पेनल्टी कितनी है और इंटरेस्ट किस पंद्रह अमाउंट पे अप्रैल पे करना होता 15 अप्रैल से पहले पहले अगर वो एस्टिमेटेड टैक्स पे नहीं करता तो उसको पेनल्टी होती है। वो आपका सॉफ्टवेयर चार्ज है? खुद ही अच्छा अच्छा। कैलकुलेट करता है। वो एक डिफरेंट कैलकुलेशन है, थोड़ी ट्रिकी कैलकुलेशन है, वो चेक करना पड़ेगी, लेकिन वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बता देता है कि फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो सितंबर में रिटर्न फाइल कर रहे हैं या अगस्त में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो खुद ही ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपका पेनल्टी और इंटरेस्ट की अमाउंट बता देता जी जी ठीक है सर, थैंक यू। है। जी सलमान मुश्ताक सर। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अ, दो चीज़ें कॉन्सेप्ट हमने अभी समझे थे मैंने, स्टैंडर्ड डिडक्शंस हम्म और इनकम की थ्रेशोल्ड्स।
तो ये हम्म। जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस हैं, ये अगर किसी इंडिविजुअल की या जो भी स्टेटस है, वो अपने हम्म। टैक्सेबल थ्रेशोल्ड से इनकम एक्सीड होने के बाद ये डिडक्शन अप्लाई होंगी। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन ही थ्रेशोल्ड है। ओके। ओके, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज आप मेरी एक और सवाल। जी जी जी। सॉरी। जैसे आप एग्जाम्पल, आपकी इनकम है 20,000, ठीक है, और आप सिंगल में जी। फाइल करते हैं, तो 14,600 आपकी फर्स्ट माफ हो जाएगी। उसके हम्म। ऊपर जो बाकी अमाउंट रह जाएगी आपकी 5,400, उसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा, और वो टैक्स लगेगा इस स्लैब के मुताबिक। ये 10% आपका टैक्स लग जाएगा। अप टू ओके, सो इलेवन बेसिकली। थाउजेंड सिक्स हंड्रेड तक आपका टैक्स लग जाएगा। अगर इलेवन ठीक थाउजेंड है। सिक्स हंड्रेड से ऊपर बढ़ जाएगी आपका वो जो 14,600 माइनस करने के बाद जो बचता है, वो अकॉर्डिंग जितना बचता जाएगा उसके हिसाब से आपका परसेंटेज आपकी चेंज होती है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस बेसिकली थ्रेशोल्ड ही हैं हमारे, टैक्सेबल जी थ्रेशोल्ड ही हैं। जी ओके। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज ये कि टैक्सेशन की एक तो पेमेंट है, इसकी पेमेंट के बाद कुछ हमें फॉर्म सबमिट करने होते हैं। मैं आपकी बात नहीं समझा। आपकी रिटर्न सबमिट हाँ। होती है, उसमें मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म्स और सारे इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होते हैं, जिसमें 1040 का फॉर्म हो गया, आपका स्केड्यूल 1 होगा, स्केड्यूल 3 होंगे, मुख्तलिफ तरह के फॉर्म्स होते हैं जो इंटरनल आपके रिटर्न के अंदर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट करता जाता है, और वो इकट्ठे एक ही बार आपके फाइल हो जाते हैं। ओके, सो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुझे यूएस की टैक्सेशन का मुझे जीरो नॉलेज है इस वक्त। हम्म। पाकिस्तान की टैक्सेशन की मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है। माशाल्लाह। ठीक है। अब मेरा सवाल ये कि हमारे एक कुलीग हैं, बेसिकली डायरेक्टर हम्म। हैं। उन्होंने कोई डेलावेयर में सी कॉप की टैक्स की पेमेंट करी है। अब वो मुझसे कह ठीक रहे हैं है। कि इसके बाद मैंने कोई स्टेप तो नहीं लेना। अब उन देखिए, सी कॉर्प जो है ना, वो अ, जो है उसमें वो टैक्स 21% स्ट्रेट अवे फाइल कर देते हैं। अगर उन्होंने कोई डिविडेंड लिया हुआ होगा सी कॉर्प से, ठीक है, जी। और और वो यूएस का उनके पास एसएसएन है, और वो अपनी इंडिविजुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो वो पे टेन हम्म। नाइनटी नाइन डीआईवी का फॉर्म जो है वो उसमें जाएगा, उनकी 10 इंडिविजुअल रिटर्न में। अगर वो पाकिस्तान में है तो फिर पाकिस्तान के लॉज अप्लाई होंगे। अगर यूएस नेशनल है, एसएसएन नंबर है, और वो 1040 भी फाइल करते हैं, तो उस में वो जो डिविडेंड उन्होंने दिया हुआ होगा उस सी कॉर्प की रिटर्न से, तो उसके ऊपर वो टैक्स देंगे। इंडिविजुअल का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ सी कॉप का क्वेश्चन है। इंडिविजुअल तो पाकिस्तान का बस फाइलर है। आपने आपने 1120 की रिटर्न फाइल कर दी, फिर टैक्स पे कर दिया, आपका काम खत्म। ठीक हो गया, थैंक यू जी। जुहान साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। द फर्स्ट ऑफ ऑल, वालेकुम। जो मेरा क्वेश्चन है, एक तो आई वाज थिंकिंग कि अगर हम कोई क्वेश्चंस टेकिंग का कोई क्राइटेरिया सेट कर लें, बिकॉज आई थिंक कि अगर हम ऐसे क्वेश्चंस लेते जाएंगे विद इन द लेक्चर, वो जो बिल्कुल टॉपिक चल रहा है, चीज चल रही है, उसी में क्वेश्चंस आने लग जाते हैं। तो वो एक तो टॉपिक से हट जाता है। दूसरे नंबर पे, फॉर एग्जाम्पल, पीपल हैव क्वेश्चंस, दे कैन नोट इट डाउन एंड वी कैन आस्क दीज क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द लेसन, सो दैट एक तो एक टेम्परामेंट भी बना रहेगा अंडरस्टैंडिंग का, और वो चीजें सारी। नंबर वन, एक तो ये था बिल्कुल, कि अगर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इफ वी ऑल एग्री ऑन बिल्कुल दिस, ऑब्वियसली बिल्कुल आई होना एम भी, नॉट। बिल्कुल जी। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, होना भी ऐसी चाहिए, लेकिन हम्म। मैंने बड़ी कोशिश की है, हमारी कौम नहीं मानती। अच्छा, तो नहीं वो उसमें फिर ये होता है ऑब्वियसली कि हाँ। इट्स हाँ काइंड ऑफ म्यूचुअल, लाइक आई ऑलवेज फील कंफर्टेबल आस्किंग क्वेश्चन एट बिल्कुल एंड, ऐसे, बिकॉज बिल्कुल एक साइड पे क्वेश्चन लिख लिया आपने आपने के लिए मैं साइड पे कर, ऐसे ही, but it बिल्कुल सही। kind of would not be workable for all the हाँ people. उसमें। But if we agree, all of us agree to have this answer question session at the end. एक तो जी ये बिल्कुल। चीज सजेशन मेरी, अगर हम सब भी एग्री करते हैं। सेकेंडली, जी जी। मेरा क्वेश्चन है कि आप मतलब मैं दो तीन दफा सुना है सी कॉप पे आप कह रहे हैं कि 21% स्ट्रेट अवे टैक्स है, लेकिन हम्म। मोस्टली मैंने देखा, बिकॉज आई वाज वर्किंग इन सच ऑर्गेनाइजेशन वेयर दे हम्म। फाइल सी कॉप, मतलब वो उनका सारा सी कॉप से सारा काम हम्म। था मैटका की मार्केट में। ठीक है। एंड दे वो 10% से ज्यादा फाइल नहीं करते थे। आई डोंट नो हाउ दे डू इट, बट मैंने कभी उनसे पूछा भी नहीं। वो 10% मैं उनको, क्योंकि अगर वो बात भी करते थे ना किसी से, तो उनको कहते थे 10% ये हमारा है, हमने खुद आप टैक्स फाइल करेंगे यहाँ से, सी का आपका 10% होता है। और उसमें भी एंड पे क्या होता था, जो मैंने देखे हैं डॉक्यूमेंट्स, तो वो ऑलमोस्ट अगर हम देखा जाए वो 10% नहीं होता था, वो 8% होता था। वो कुछ, और फिर उसके बाद भी कुछ अमाउंट जो थी, वो कहने के उनको रिटर्न में आ जाती थी, जिस तरह मतलब पेइंग कर रहे हैं एक
हिस्ट्री है और इस तरह की चीजें हैं सारी। भाई ये मैं आपसे पहली बार सुन रहा हूँ। उसमें ऐसा है कि अगर आप मुझे उनकी कोई रिटर्न शेयर करें ना, तो 1120 की रिटर्न, तो ही हम्म, मैं आपको कुछ देख के बता सकूंगा कि आप वहां पे वो कौन सा रूल या क्या चीज यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद की पहली बार हम्म, आपसे सुन रहा हूँ। तो ये एट हम्म, परसेंट वाला, क्योंकि ये तो उसका ऑटोमेटिकली स्ट्रेट अवे रूल है कि वो आपका हम्म, 20, हाँ, ये आप कह सकते हो कि वो अपनी इनकम कम शो करके उसका रिटर्न इतनी, उसका इफेक्टिव टैक्स रेट इतना बना लेते हैं, तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन सही सही। अदरवाइज 1120 के ऊपर तो हम्म, 21% ठीक स्टेट टैक्स लगता है। उसमें ये कि अगर हम्म, आप के ग्रुप में मेरा नंबर आपके पास व्हाट्सएप में शो हो रहा होगा, तो आप हम्म, मुझे जो है वो अपनी रिटर्न का कोई, अगर आप बेशक उसको ऊपर का डाटा डिटेक्ट कर दो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फिगर्स देखनी है। सही। तो आप मुझे ठीक है। फिगर्स अगर दिखा के आप मुझे डिस्कस कर लोगे, तो मैं आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकूंगा कि वो क्या वहाँ पे मंडे वैल्यूज को लगती आई विल ट्राई टू शो यू है। सम डॉक्यूमेंट्स। कोई कोई तो मसला बाकी जो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन था अबाउट टेकिंग क्वेश्चंस, हाँ। अगर हम देखिए एग्री उसमें करते हैं उसमें इससे। हाँ, ठीक है जरूर। मैं देखिए उसमें ये होता है कि अभी मैंने भी जैसे आपको शुरू, आप सुना होगा, मैंने शुरू की क्लास में कहा था कि मैं इन दो लेक्चर्स में ना इसको थोड़ा सा आप लोगों को अलाउ कर देता हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि हमारा भी आप देखेंगे कि माशाल्लाह कोई 40 से 50 की दरमियान स्ट्रेंथ चल रही होती है। लेकिन यूजुअली सारे लोग जो है ना वो एनरोल नहीं कर पाते, कुछ लोग ही एनरोल करते हैं। तो फिर जब हमारी क्लास में जो एक्चुअल क्लास बनती है ना, तो फिर हमारा जो है ना वो जो सिस्टम होता है ना वो प्रॉपर हो जाता है। उसमें ये होता है कि मैं, मेरी आदत ये है कि मैं एक टॉपिक कवर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको भी फॉर एग्जाम्पल टॉपिक पढ़ाया कि जी आपके टैक्स के स्टेटस ये होते हैं, फाइलिंग स्टेटस ये होते हैं। फिर मैं उस फाइलिंग स्टेटस के ऊपर स्पेसिफिक के ऊपर क्वेश्चन लूंगा आपसे सिर्फ, कि भाई ये फाइलिंग स्टेटस के ऊपर से मुतालिक कुछ सवाल है तो आप कर सकते हो, या उससे पीछे कोई टॉपिक पढ़ा है तो उससे कोई जहन में कोई सवाल अभी आ गया है जो भी पिछले टॉपिक पढ़ा था, तो भी आप कर। फिर उसके बाद ये होता है कि जब हम सारे टॉपिक्स वन बाय वन क्लियर कर लेते हैं, आपके साथ साथ सवालों के जवाब देते जाते हैं, फिर उसके बाद एट द एंड जो है वो, हाँ, अगर कोई ऐसा सवाल है कि जो आउट ऑफ द वे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने भी पूछा कि जी 1120 का रेट ये है, लेकिन वो ऐसा होता, तो फिर वो हम एट द एंड रख लेते हैं कि अगर कोई सवाल अपना क्लास छोड़ के जाना भी चाह रहा है, कि जल्दी है या कुछ और है, तो वो जा सकता है और बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सुन के कर सकता है। तो हम इस तरह का एक्सरसाइज रखते हैं। अभी चूंकि हमारी ये डेमो क्लासेस चल रही होती हैं, तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है इन लोगों को रोकना। और फिर उसकी वजह ये भी होती है कि क्वेश्चंस के कुछ, एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ ना, तो शायद 10 लोगों को और भी जो एक होता है ना, जिसे आप देसी जबान में कहेंगे कि कीड़ा या खुजली हो रही होती है, वो क्लियर हो जाती है। तो इसलिए मैं ना उनको कोशिश करता हूँ कि रिप्लाई करूँ। जी बिलाल साहब। ठीक है। बिल्कुल सर जी एक बिलाल बात साहब। ये आपसे पता करनी थी, ये क्वेश्चन था कि जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं, जैसे लेबर हमारे पास काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर, यहाँ पर भी होती है, वहाँ पर भी ऐसे होता है कि बहुत से, जैसे हम्म इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, वो कैश में पेमेंट ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम्म वो कोई हमारे पास आता है और अपना रिटर्न फाइल कराना चाहता है, तो फिर हम्म। उसके लिए क्या करना, उसका इनकम का प्रूफ कैसे आएगा, जैसे उसके पास W2 वगैरह फॉर्म कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, अच्छा और वो उसमें ऐसा उसमें है ना, जो भी। उसमें ऐसा है ना कि पहली चीज तो ये कि W2 ना हो, ये पॉसिबल इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो जो बंदा उनसे वो लेबर या वो ले रहा होगा, उसने वो डिडक्शन भी तो ले ली है बिजनेस के लिए। वो कैसे वो क्लेम करेगा अनलेस कि वो W2 इशू ना करे। हाँ, लेकिन स्टिल नहीं, जैसे ऐसा होता है, कुछ लोग कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल उसने क्या किया, उसने ऐसे लोगों को हायर कर लिया जो, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अलाउ नहीं है कि वो जॉब कर सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं जैसे जो इलीगल तरीके से गए होते हैं, ठीक है, या कुछ ऐसा, तो वो एक अलग बात होती है। अच्छा अगर स्टिल आप कह रहे हैं कि जी उनको W2 नहीं मिला और वो रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि आप अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर इनकेस उसने W2 इशू कर दिया हुआ हो, आपको शायद ना दिया हो, और आपकी इनकम और वहां से मैच ना हुई, उस सूरत में फिर वो आपको नोटिस आ जाएगा। नहीं, जैसे कोई जिस तरह घर पे कोई प्लम्बर से हमने काम करवाया या कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं आकर नहीं काम नहीं नहीं करके नहीं। जाता है, वो, ठीक है। हाँ, वो सैलरी नहीं है ना, वो सैलरी थोड़ी है। इसकी दैट इज उसकी नॉट तो इनकम सैलरी। है ना। हाँ, वो अपनी इनकम जो है ना, वो अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम के अंदर, अपना प्रॉफिट लॉस के अंदर वो उसको डिक्लेयर करेगा, और नहीं, तो उसके उसका ऊपर प्रूफ वो। कैसे होगा कि वो जो शो कर रहा है, ऑफकोर्स करें उसकी, उसने किसी से $1,000 लिए हैं या $500 लिए हैं, और वो हम्म, उसको कम शो कर रहा है, तो उसका तो कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास कोई। तो जो अगर हम फाइल कर देते हैं उसका, वो कैसे फाइल करेंगे, उसको किस तरह से प्रूफ होगा, देखिए, उसकी कोई हाँ, उसमें देनी पड़ेगी। उसमें ऐसा है कि ये जो लोग होते हैं जैसे प्लम्बर हो गए, वो हो गए, ये लोग अपनी इनकम जो है ना, इनकी वैसे भी आपको पता है इतनी इनकम तो बनती नहीं है पूरे साल में कि वो इतनी कि वो छुपा सके। और
वहां पे वो लोग कमाते कम है, लेकिन शो ज्यादा इसलिए करते हैं कि वो इनकम के ऊपर उनको क्रेडिट्स मिल रहे होते हैं, अर्न इनकम क्रेडिट मिल रहे होते हैं, और चाइल्ड क्रेडिट्स मिल रहे होते हैं, जो कि डिपेंड कर रहा होता है आपकी इनकम की ऊपर भी। तो अक्सर इनकम थोड़ी सी बढ़ाने से क्रेडिट भी अक्सर बढ़ जाता होता है। तो वो लोग यूजली जो है ना, ये टेंटेटिव अमाउंट प्रोवाइड कर देते हैं कि यार मैंने तो कोई इतना कमाया होगा या इतना मेरा खर्चा होगा, तो आप इतने कोई कोई बना लो। तो वो यूजली इस तरह के लोग होते हैं, उनकी टेंटेटिव इनकम होती है, उसमें वो आप देखते हो कि भाई उनको बेस्ट जो है वो क्रेडिट कितनी अमाउंट तक मिल जाता है। तो आप उनको उनकी, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आता है आपको कहता है यार मैं तो कोई 10-12 हजार मुश्किल से कमाए होंगे। आप कहते हो यार कि मैं अगर आपकी इनकम 14 हजार डाल दूं ना, तो शायद आपको क्रेडिट ज्यादा मिल जाए। तो वो कहता है डाल दो मेरी तरफ से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो आप इस तरह भी कर लेते हो, वहां पे यूज किया जाता है, लेकिन इसको एथिकली अलाउ नहीं करते, अनएथिकल है ये। लेकिन यूजली वहां पे ये प्रैक्टिस चलती है, लोग करते हैं, और ये यूजली लोग सारे ये पाकिस्तानी टैक्स अकाउंटेंट जो है, ये इंडियन जो है ना, ये इस तरह के इनको मशवरे देते हैं। जो गोरा है ना, वो टू द पॉइंट चलता है, गोरा ये 2 नंबरी वाला का फैक्ट पे नहीं जाता। सॉरी, इस देखिए उसमें कोई आईआरएस को जो है वो कोई नहीं नहीं प्रूफ वगैरह तो नहीं देना पड़ता। नहीं, वो अगर ऑडिट खुल जाता है तो वो आपसे प्रूफ मांग सकता है। उसमें कैश वाली तो जाहिर बात है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई जॉब ऐसी की जो कैश बेस्ड जॉब थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का निकट ठीक करके $100 ले लिए, तो वो तो आप जाहिर बात है आपको प्रूफ नहीं दे सकते। लेकिन अगर कोई ऐसी इनकम है जो आपने कोई फॉर एग्जाम्पल की कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी कंपनी के, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग के अंदर आपने पूरा प्लम्बिंग का काम लिया, और वो आपने सारा किया, तो ऑब्वियसली वो जो बिल्डिंग जिसने वो बनाई होगी वो आपको 1099 एनईसी इशू करेगा। वो आपकी उधर भी रिपोर्ट हो जाएगी इनकम, और आपके पास भी उसका प्रूफ आ जाएगा। तो वो आपके पास एक प्रूफ आ जाएगा, और अगर जो आपको पेमेंट बैंक के थ्रू हुई है तो वो भी आप शो कर सकते हैं प्रूफ। वो तो अगर किसी कंपनी से उससे लिया होगा वो तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में देगी या उसको चेक वगैरह देगी ना, वो तो उसके हाँ अकाउंट में क्लियर होगा। हाँ, तो उससे तो बिल्कुल वो ऐसे ही है, हैंकी वो भी वैंकी देगी नहीं और होती साथ कि वो तो उसको। उसका अकाउंट में शो हो रहा होगा। हाँ, जी, और वो उसको 1099 एनईसी भी साथ में इशू करेगा, क्योंकि अगर उसने उसका जी एक्सपेंस हाँ, क्लेम करना होगा तो। ठीक है। बस ये है कि वो उसकी हम इनकम अगर कुछ ज्यादा शो भी करते हैं, अगर कोई कैश इस तरह से आता भी है हमारे पास, हाँ, उसको शो कर देते हैं तो वो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि इतनी लाजी छोटी वाले छोटी जिस तरह अमाउंट के लोगों ऊपर। को बेनिफिट्स लेने हैं तो रिटर्न हाँ, तो फाइल करेंगे ना अपना। रिटर्न फाइल बिल्कुल करेंगे ऐसे तो फिर उसके लिए सारे आते होंगे ना थोड़ी उनको बहुत। बहुत सारे कि भाई हाँ, क्या। ऐसे ही है, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। छोटी बहुत एडजस्टमेंट चल जाती है, उसमें आईआरएस ऑडिट नहीं खोलता। वो छोटी छोटी अमाउंट के ऊपर ऑडिट नहीं खोलता, वो बड़ी अमाउंट पे ऑडिट। ठीक, थैंक यू। वेलकम, जी है मेरे साहब। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे टैरिफ का कोई इम्पैक्ट होता है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई यूएस सिटीजन जो है कोई चीज़ मंगवाता है बाहर से, आज जैसे टैरिफ के ऊपर जो है वो काफ़ी रेट फ्लक्चुएट हो रहा है, और जो है वो उसके ऊपर किसी के ऊपर 145% भी लगा है, तो उसका इम्पैक्ट होगा क्या इसकी इस टैक्स रिटर्न में? और लेट सपोज अगर देखिए, होता है नहीं तो। नहीं, देखिए अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ले रहे हैं तो वो एक अलग चीज है। इंडिविजुअल लेवल पे कोई टैक्स का उसमें उसमें कोई वो नहीं होगा। ठीक है सर। और अगर लेट सपोज अगर वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो करता है, और टैरिफ का फिर कौन सा रेट होगा? क्योंकि अभी जो है वो जैसे यूएस ने चाइना के ऊपर जो है वो 2-3 दफा जो है वो परसेंटेज अपना रेट जो है वो ऊपर नीचे किया, तो जो हम्म अपडेटेड है वो देखिए, होगा वो या तो फिर? उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा ना। देखिए, अगर अगर तो विद इन, देखिए टैरिफ यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि वो जैसे को फॉर एग्जाम्पल वो चाइना से सामान मंगा रहा है, ठीक है, तो वो दैट इज डिफरेंट थिंग, उसके ऊपर तो उसको कोई भी नहीं मिलेगा, वो उसकी कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान मंगा रहा है, तो वो उसके ऊपर सेल्स एंड यूज टैक्स का जो है ना वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, सेल्स के ऊपर वो करें। वो उसका होता है, वो सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर उसका क्लेम लेगा। ठीक है सर। जी, एचपी। अच्छा सर, इसमें बस एक चीज मुझे पूछनी थी। आपने जो फेडरल इनकम टैक्स के हवाले से बताया, बट जो जब आपको असाइनमेंट अगर मिलता है तो ज़ाहिर है वो उसके ऊपर स्टेट टैक्स भी अप्लाई हो रहा होता है। वो मैं जी थोड़ा सा बिल्कुल। समझ चाह रहा था कि वो क्या इस कोर्स में कवर होगा, या किस तरह से वो होगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप जब क्लाइंट के पास जाएंगे तो आपको तो पूरा उसको कवर करना होगा ना, फेडरल और टैक्स स्टेट दोनों टैक्सेस के लिए। हाँ, तो देखिए भाई, ऐसा है कि आप
जब आप इनकम टैक्स प्रिपेयर करते हैं ना सॉफ्टवेयर से, तो आपको ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर जो है ना आपकी स्टेट की टैक्स रिटर्न भी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है, आपको उसमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं बनती। और वो ऑटोमेटिकली जब आप एक ई फाइल करते हैं तो वो स्टेट की रिटर्न भी ऑटोमेटिकली ई फाइल से आती हो जाएगी। जी ठीक है, थैंक यू, थैंक वेलकम। जी सुहान साहब, आपको कोई सवाल है मजीद? आपका हैंड रेज है अभी तक, जुहान भाई? अच्छा, अब वो जो भाई सवाल थे जिनको मैंने कहा था सबसे एंड में सवाल कीजिएगा, जो ये पूछ रहे थे कि हम ये किस तरह बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे, वो भाई हैं अभी इधर हमारे साथ मौजूद हैं? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जो भाई ने सवाल किया था तो उसके रिलेटेड एक सवाल है सर। ये जो हम्म, सर ये जो टैक्सेशन का जो सॉफ्टवेयर होता है, तो उसमें सर हम्म। जो मैक्सिमम ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं तो उसमें मतलब कौन सा अच्छा होता है? मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहली चीज तो ये कि जो हमारा जो ये कोर्स है ना, ये कौन सा है? ये है टैक्स प्रिपेयरर का कोर्स, ठीक है। ठीक इसमें है सर। आपको मैं यूएस की टैक्सेशन की जो है ना, इस हद तक आपको प्रिपेयर कर दिया जाता है कि आप किसी भी सीपीए फर्म के साथ काम कर सकते हैं, उनके साथ हेल्प कर सकते हैं। अब अगर आपको फॉर एग्जाम्पल यूएस की किसी सीपीए फर्म के साथ काम मिल जाता है, ऑनलाइन रिमोटली जॉब मिल जाती है, कि आप यूएस जा रहे हैं और वहां जाके आप काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि आपको टैक्स फॉर्म्स का पता होता है, आपको क्रेडिट्स का पता होता है, आपको एडजस्टमेंट्स का पता होता है, आपको डिडक्शंस का पता होता है, और आप किसी की भी रिटर्न बनाने में अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा ये होता है कि आपको हम जो है वो आईआरएस के साथ रजिस्टर भी करवाएंगे, जिसमें आपको पीटीआईएन प्रिपेयर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, और आपको जो है वो लीगली तौर पे आप अलाउ होते हैं कि आप किसी का भी टैक्स रिटर्न पैसे लेके पे और पे कर सकते हैं। ठीक है सर। इसमें आपको सबसे पहली जो ऑप्शन यही दी जाती है, सजेस्ट यही किया जाता है कि आप कोशिश करें किसी सीपीए के साथ काम करें, काम को सीखे, कम से कम 2 साल 3 साल लगाएं इस फील्ड के अंदर, ताकि ठीक। आपको, क्योंकि ये समंदर है। ये जो हम कोर्स अभी कर रहे हैं ना, ये हम कोर्स कर रहे हैं टैक्स प्रिपेयर का कोर्स, जो कि बेसिकली एक कोर्स है एनरोल एजेंट का। जिस तरह पाकिस्तान में टैक्स प्रैक्टिशनर का कोर्स होता है, इस तरह यूएस में एनरोल एजेंट का कोर्स होता है, जो कि तकरीबन 1 साल का कोर्स होता है, और वो उसके ऊपर आपको जो है 3 पेपर्स देना होते हैं। तो ये मैंने उसमें से हम लोगों ने डाटा थोड़ा सा निकाल के आप लोगों के लिए बनाया है। तो अगर आपको वहां पे लगता है कि यार आपने फुल टाइम प्रैक्टिशनर बनना है, सर्टिफाइड लीगल, मतलब जिनके पास लाइसेंस होते हैं, तो वो फिर उसके लिए एनरोल एजेंट का कोर्स। ठीक अच्छा, है सर। दूसरी चीज ये है कि अगर आप कहते हैं कि यार मैं इस तरह प्रिपेयर हो जाऊं कि मैं फाइवर अपवर से काम ढूंढ के टैक्स रिटर्न बना लूं, तो आप कर तो सकते हैं, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स मैटर्स पे मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा। हाँ, छोटी मोटी रिटर्न जैसे हम जो हम सिनेरियोज में भी कवर करेंगे, उस तरह की कोई रिटर्न आती है तो आप जरूर बनाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई रिटर्न आप स्टार्टिंग में बना रहे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ हूँ। ये ग्रुप जो है व्हाट्सएप का, ये बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा उन लोगों के लिए जो कि हमारे साथ एनरोल होते हैं। तो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है, आप रिटर्न बनाते हैं, तो आप मुझसे रिव्यू करवा सकते हैं, ठीक है। आपकी कोई इंशाल्लाह सर। कंफ्यूजन अच्छा होती है, सर, आप दिखा सकते हैं, गाइड कर दें। एक मिनट दीजिएगा इसका भाई, जो मैं है टैक्स का जो है वो लाइसेंस भी मिलेगा? जी जी, आपको बताया जाएगा कि आपने आईआरएस से लाइसेंस कैसे लेना है इसका। ठीक है सर, थैंक यू। उसके लिए बस आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जहां तक बात आ गई, अच्छा दूसरी इसकी ऑप्शन क्या है कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल के सीपीए के साथ काम नहीं मिलता, आपको जो है यूएस की किसी फर्म में कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता, आपको काम नहीं मिलता, आप डॉलर्स में नहीं कमा पाते, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान में बीपीओ फर्म्स अवेलेबल हैं, जो कि बेसिकली उन्होंने यूएस में ऑफिस खोले होते हैं, और पाकिस्तान में उन्होंने बैक ऑफिस खोले होते हैं, ताकि जहां पे, क्योंकि उनको लेबर सस्ती मिल जाती है, तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ के हिसाब से वो फिर भी अच्छा पे कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की टैक्स पेपर जो स्टार्ट कर रहे होते हैं, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में किसी बीपीओ फर्म के साथ अटैच होना चाहते हैं, तो आप वो भी हो सकते हैं। अच्छा, जो बीपीओ फर्म होती है ना, वो एक्सपीरियंस बंदों को ज्यादा पे करती है। फॉर एग्जाम्पल आपका आपका एक्सपीरियंस है, आपको चीजों का पता है, आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख से भी स्टार्टिंग ले सकते हैं, डिपेंडिंग आपका एक्सपीरियंस कितना है। अच्छा, फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन वही आ जाती है कि अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई, मैं तो सिर्फ इसको एज अ पार्ट टाइम रखना चाहता हूँ, तो आप फिर इसको एज अ पार्ट टाइम भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फाइवर अपवर्क के ऊपर आप रखें इसको, आपको कोई क्लाइंट आता है, आप उसकी टैक्स रिटर्न बनाएं, अगर आपको कहीं हेल्प चाहिए तो मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ, आपको मैं गाइड कर दूंगा। ठीक है इंशाल्लाह सर। जहां तक बात है सॉफ्टवेयर की,
सॉफ्टवेयर में मैं आपको बता दूंगा। हम अभी तो फिलहाल स्टार्ट करेंगे प्रोकनेक्ट सॉफ्टवेयर से, जिसके ऊपर हम सीखेंगे। बाकी जब आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि रिटर्न खुद प्रिपेयर कर सके, तो मैं आपको सॉफ्टवेयर सजेस्ट कर दूंगा जो आप अपना यूज करके तो आप लोगों के रिटर्न प्रिपेयर करके दे सकते सर जो जिस सॉफ्टवेयर के बारे में आप बात करें तो सर ये बुक कीपिंग के लिए भी यूज हो सकता है। हैं। हाँ, आपको बुक कीपिंग के लिए तो कोई बुक का सॉफ्टवेयर मैं ऑलरेडी सिखाऊंगा, जिसमें डेस्कटॉप वर्जन भी और ऑनलाइन वर्जन दोनों सिखाऊंगा आपको, कुछ बुक कीपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ताकि अगर आपको इनकेस कोई रिटर्न ऐसी आती है जो जिसने अपना डाटा कोई बुक में रखा हुआ है और वो कहते हैं मेरा डेटा वहां से निकाल लो, तो आपको टकरे ना मारनी पड़े, आपको पता हो कि मैंने कोई बुक से डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। या आपको कोई बुक असाइनमेंट मिल जाती है, तो आप कहते हो कि यार चलो इसी बहाने कोई बुक का भी काम करता रहूंगा, बुक कीपिंग का भी काम करता रहूंगा, और साल के बाद टैक्स रिटर्न भी इनकी मैं ही फाइल करूंगा, तो आपको डबल साइड में मिल जाती है। तो वो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। या आप ऑलरेडी बुक कीपिंग का काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि यार ये स्पम का मैं टैक्स रिटर्न भी मैं पकड़ लूँ, तो वो भी आपके लिए ईजी होगा। और पेरोल भी आपको सिखाऊंगा इसके अंदर में, कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई असाइनमेंट मिलती है पेरोल की से रिलेटेड, तो वो भी आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसकी जो लवाजमात है, जो टेक्निकल फाइलिंग होती है, 941 की फाइलिंग है, 940 की फाइलिंग है, तो उसमें एस्टिमेट जो टैक्स पेमेंट कैसे करनी है वो सारा आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स कौन सा होता है, सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेल के टैक्सेस कैसे जमा होंगे, स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी है, फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स क्या हैं, वो सारे आपको इंशाल्लाह बताए जाएंगे उसमें। सर ये TIN के बारे में सब बताएं, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि ये किसके बहुत बारे में? मुश्किल। TIN। PTIN के EIN? TIN सर। TIN? जी जी। TIN बेसिकली टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो कि अगर आप वहां पे हैं तो SSN को TIN कहेंगे, और अगर आप US के रेजिडेंट नहीं है तो आप जो ITIN लेते हैं उसको आप TIN कहते ठीक है सर। हैं। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। वो भी आपको लेना बताएंगे कि अगर आपने ITIN बनाना है तो वो कैसे बनाना है, वो भी आपको सिखाया जाएगा इसके लिए। आपको हर प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। इंशाल्लाह सर। LLC कैसे रजिस्टर करनी है यूएस के अंदर, यूएस में आपने जो है वो फ्रेंचाइज टैक्स कैसे पे करना है, यूएस की टैक्स फाइलिंग कैसे करनी है, स्टेट फाइलिंग कैसे होती है, एनुअल फाइलिंग कैसे होती है, मुख्तलिफ स्टेट्स की सेल्स टैक्स रिटर्न कैसे फाइल की जाती हैं, आपको हर तरह से इसमें सिखाया जाएगा। एक फुल फ्लेज कोर्स है, ताकि कल को अगर आपका मूड होता है कि आप यूएस में जाके काम करना चाहें तो भी आप टक्करें नहीं मारेंगे, आपको वहां पे टैक्सी चलाने की जरूरत नहीं होगी, आपको वहां पे बर्तन मांजने की जरूरत नहीं होगी। आप किसी भी फर्म में जाके काम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे वो लोग ये नहीं देखते कि डिग्री क्या है, वो देखते काम आता है आ जाओ। और दूसरा कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो भी अगर आपके कोई कॉन्टेक्ट यूएस के अंदर है तो उनके थ्रू भी आप काम कर सकते हैं, उठा सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे जैसे फाइबर के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहां से भी आप फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप किसी बीपी फर्म में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएंगे। आप जब वहां पर जाएंगे और आपको पता होगा कि चीजों का चीजें क्या है, तो ऑब्वियसली आप उनसे अच्छी सैलरी डिमांड कर सकते हैं। ठीक है सर। सर ये ठीक। बेसिकली मैंने पहले UAE टैक्स पढ़ा हुआ था, तो हम्म। हमें बताया गया था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फीसेस वगैरह होते हैं UAE में। तो सर जब मैंने क्या होंगे? UAE में मतलब जो फीसेस होती है रजिस्ट्रेशन टैक्स रजिस्ट्रेशन की, और अच्छा। ये जो, तो वो हम्म। बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली वहाँ पे गए, हमने कंपनी वहाँ पे रजिस्टर की, मार्केटिंग की है, तो हम्म। सर 10% भी लोग नहीं दे रहे थे उनका। मतलब उनके जो फीस स्ट्रक्चर थी वो बहुत कम थी। ऐसे ही है। तो प्रैक्टिकली सर बहुत कम फीस देते हैं लोग, लेकिन हमें पढ़ाया जाता है हम्म। कि बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अच्छी बात हो गई ना, ये तो अच्छा हो गया ना, आपको आपके लिए फायदा हो गया। जी जी बिल्कुल। अभी US का स्टार्ट किया है सर, UK भी सर मैंने किया है। अ, माशाल्लाह। उसका भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है सर। आपको हम्म। अपने जो है प्रोफाइल में दिया हुआ है। UAE का भी तो मैंने, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वहाँ पे, मैं जाके कंपनी रजिस्टर की है। माशाल्लाह। और मैंने माशा खुद CCA किया हुआ है सर, और यहाँ पे मैं पाकिस्तान में भी FBR में प्रैक्टिशनर हूँ। माशाल्लाह। माशाल्लाह। जी सर। और और सर किसी ये भाई है का कुछ कि सवाल? सर ये जी है जी कि बताएं। ये क्लाइंट हंटिंग के बारे में सर ज़रा फिर हमें ब्रीफली वो क्या करे। देखिए, क्लाइंट हंटिंग का एक तो आपका जब LLC फॉर्मेशन कोर्स होगा तो मैं आपको साथ में भी बताएंगे। बाकी मैं भी बीच बीच में आपको गाइड टिप्स देता रहूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। जी सैफुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम थैंक सलाम। यू फॉर द क्लास। मेरे एक दो क्वेश्चन थे। मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये था कि
थोड़ा सा सिनेरियो ये है कि हमारी एलएलसी रजिस्टर्ड है यूएस में। हम्म। अब उसमें ये है कि मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन मेरी फैमिली यूएस में होती है। तो ठीक हमारी है। एलएलसी जो रजिस्टर है, अब क्या होता है कि है तो हमारी पार्टनरशिप है, लाइक वो जो भी नेट प्रॉफिट जो होता है वो 50% शेयर हो जाता है, वो मुझे पाकिस्तान मिल जाता है और 50% उनके हम्म। पास वहीं पे यूएस में रहता है। अब ठीक मुझे है। आप ये बताएं कि ये जो टैक्स नेट में जो नेट प्रॉफिट आएगा, और क्योंकि जो हम्म। पाकिस्तान में आता है उसमें भी जो साथ में यहाँ पे जो रिसोर्सेज काम कर रहे हैं, सैलरीज उनको मिल रही हैं, या जो दूसरे तीसरे हमने टूल्स बाय किए हुए हैं, या डिफरेंट टाइप्स हम्म। ऑफ थिंग्स हैं, वो भी एक्सपेंसेस जाते हैं। तो मुझे हम्म। आप ये बताइएगा कि अब जब हम टैक्स आगे जब हम ये पढ़ा रहे हैं तो इसमें हम ये सारी चीजें लर्न करेंगे कि उसको हम ट्रीट एज एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, या वो इनकम में ही जाता है, या हमें पाकिस्तान में आके उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं यूएस की बुक्स में। देखो आप यूएस में जो आपको आपको K1 आता होगा ना, बेसिकली उसका K1 आता होगा ना। अब आपके पास हम्म। एसएसएन नंबर है? जी जी, ऐसे मेरे पास नहीं है, मैं पाकिस्तानी रेजिडेंट हूँ, मेरी फैमिली वहाँ पे है, उनके पास है, वो वहाँ के रेजिडेंट है। ठीक है। ठीक है, आपके पास आईटीआई नहीं बना होगा। असल में मैं पार्टनर सिर्फ हमारे दरमियान है, लेकिन एलएलसी सिर्फ सिंगल मेंबर ही है, वो उन्हीं के नाम पे ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आपको वैसे ही पे कर देते हैं 50%। जी 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 जी। ठीक है, तो अब वो जो 50% आपको पे करते हैं वो आपको किस नाम पे पे करते हैं? आपको पर्सनल लेवल पे पे करते हैं या आपकी कंपनी के नाम पे पे करते वो पर्सनल लेवल पे पर्सनल अकाउंट में थ्रू रेमिटेंस आती है वो। हैं? हाँ ठीक है। तो अब वो जो थ्रू रेमिटेंस आती है ना, वो तो आपकी पर्सनल इनकम हो गई ना। उसको तो आप बिजनेस के अंदर नहीं, उसका कोई आपका लेना देना। हाँ, अब अगर आप ये कह रहे हो कि जी मैं यहाँ से कोई बिजनेस रन कर रहा हूँ और उसके एक्सपेंसेस मैंने क्लेम करने, तो वो डिफरेंट सिनेरियो। जो रेमिटेंस आपको आ रही है वो तो अपने पर्सनल लेवल पे आ रही है ना, क्योंकि वो आपके ब्लड रिलेटिव हैं, आपको पैसे भेज रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आप मेरा पॉइंट नहीं समझे। मैं हाँ। उन्होंने जो फाइल करना है ना वहां पे यूएस में, मैं उनके हम्म। एंड से आपसे पूछ रहा हूँ कि वो जो एलएलसी में जो उनके नाम पे रजिस्टर उन्होंने टैक्स फाइल करना, क्योंकि अभी टैक्स आपने बताया जैसे 15 अप्रैल को टैक्स आया हुआ था, तो 6 मंथ की हाँ। एक्सटेंशन ली है, और मैंने एक कोर्स भी स्टार्ट किया है कि मैं खुद ये सारा करूँ ताकि ये मुझे सारा जो उनसे आगे इंशाल्लाह। आए। तो वो इंशाल्लाह। ये है कि उसमें वो जो इधर पे करेंगे, क्या उनको हम वहां पे हम्म। टैक्स कम करने के लिए या कुछ एज एक्सपेंस उसको ट्रीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते वहां पे यूएस में। हाँ, कर सकते हैं, उसके हैं टिप्स हैं, बिल्कुल है, मैं आपको बता दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं चले ठीक है, बस यही क्वेश्चन था मेरा मोस्ट है। इम्पोर्टेंट क्योंकि अगर वो वो एक्सपेंसेस अगर हम ट्रीट करेंगे तो वो टैक्स थोड़ा कम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, वो आपको मैं उसकी टेक्निक्स बता दूंगा कैसे करना है आपको। चले ठीक है, बाकी जो सा है फेडरल आपने बताया है कि वन टाइम होता है, और जो बाकी टैक्सेस हैं, जो स्टेट टैक्सेस है, वो क्वार्टरली हमने फाइल करनी है। नहीं नहीं, इनकम टैक्स तो वन टाइम ही होता है वैसे। जो स्टेट अच्छा टैक्सेस अच्छा। होते हैं वो जो क्वार्टरली फाइल होती है ना, वो आपका एक होता है पेरोल के ऊपर होता है अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स, वो क्वार्टरली फाइल होता है, या विदहोल्डिंग टैक्स होता है वो क्वार्टरली फाइल होता है, वो आपका स्टेट का भी और फेडरल दोनों का जो है वो क्वार्टरली फाइल होता है विदहोल्डिंग टैक्स। जिसे आप 941 स्टेट फेडरल में होता है, और स्टेट में वो ठीक है। अकॉर्डिंगली उनका रिगार्डिंग ही होता है। लेकिन बस जो है हमारे ना स्टेट जो सी टैक्सेस है। हाँ, टैक्सेस तो आपके इनकम टैक्स फ्री स्टेट है, वहां पे तो आपको कोई टैक्स चार्ज नहीं होता। सेल टैक्स वहां पे वो चलिए। होता है, सेल टैक्स आप क्वार्टरली फाइल कर भी करते हो, मंथली फाइल भी करते हो, डिपेंडिंग कि आपकी किस चीज की सेल है। ओके ओके ओके, चलिए फिर आप फर्दर लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच, हाँ थैंक हाँ, यू सो इंशाल्लाह मच। इंशाल्लाह आपको ये एक एक चीज करके एक एक करके देखें। अभी अगर हो सकता होता ना, मैं आपको घोल के पिला सकता होता, नहीं नहीं, मैं तो मैं समझ सीधे गया सीधे आप लोगों को कह देता कि फला जगह आ जाओ, मैं गिलास लेके खड़ा हूँ, एक गिलास पीते जाओ घोल के। लेकिन ये ना नहीं आहिस्ता मैं आहिस्ता आपकी बात से समझ। मुत्तफिक हूँ। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को अभी भी देखिए, मैंने इसलिए एंड में ना वो छोड़ दिया पोर्शन आप लोगों के लिए ना, जो फॉर्मूले जी वाला था, जी। क्योंकि वो थोड़ा सा ठीक था, वो आप लोगों को समझ नहीं आती, या आप लोग थोड़ा सा एग्जैक्टली। कंफ्यूज। तो वो मैंने कल के लिए छोड़ दिया इसलिए, ताकि आप लोग थोड़ा सा हजम भी कर लें और आपको थोड़ा सा चलिए अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो। जबरदस्त। तो ये क्लासेस हमारी हर वीक 9 बजे हुआ करेंगी। अभी तो हाँ, 9:15 यूजली, 9:15 से सवा सवा 11 तक। 9:15 9:10 जी ठीक है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यूजली यूजली जो है वो 2 घंटे का टाइम होता है क्लास का, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं सवा घंटा 1.5 घंटे के अंदर क्लास को कंप्लीट कर दूंगा, ताकि आपको को क्वेश्चंस के टाइम मिल जाए, या चलिए आप ठीक लोग है। प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, या कोई ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं आ रही, तो उसके ऊपर हम फिर टाइम लगा जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जज़ाक। दें। जी इरफान साहब। ये क्लास आप ही लिया करेंगे? जी मैं ही लूंगा अभी तो। जो टैक्स की क्लास है मैं लूंगा, पेरोल की क्लास भी मैं लूंगा, सेल टैक्स की क्लास भी मैं लूंगा, और जो एलएलसी फॉर्मेशन क्लास है वो साथ बकार साहब लेंगे। अच्छा, और ये पेर और क्विक बुक वाला भी आप ही लेंगे? जी कोई बुक्स वाला भी मैं लूंगा।
ठीक है सर, यही क्लैरिटी चाहिए थी कि मतलब आपसे ठीक लग रहा है, थोड़ा कंफर्टेबल है, तो पहले क्लैरिटी ले लेके आप ही लेंगे क्या? जजाक ठीक नो है सर, इशू। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम, वेलकम सलाम। जी, और किसी भाई का सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम इजाजत लेते हैं। कुछ भाइयों ने चैट में क्वेश्चंस किए हुए थे, सॉरी माजरत, मैंने अभी देखा है। अच्छा जी, इज देयर एनी एग्जाम्प्ट इनकम? जी बिल्कुल होती है, कुछ इनकम एग्जाम्प्ट भी होती हैं, वो इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे। आपको नोट्स बिल्कुल मिलेंगे इनके, आपको हर क्लास के बाद नोट्स मिलेंगे। एनी पर्सनल अलाउंस अवेलेबल? ये स्टैंडर्ड एक्शन आपका पर्सनल अलाउंस ही होता है ना इधर से। हाउ टू चेंज द स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप, मैरिड और फाइलिंग? वो आप फॉर्म के ऊपर टिक कर देते हो, तो वो आपका स्टेटस वहीं पे चेंज हो जाता है। अच्छा जी। आप कामरान साहब, अगर आप ना रिकॉर्डिंग इसकी यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगी, आप वहां से इसको दोबारा सुन लेना, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा जी। अच्छा शान भाई, आप अगर मसला हुआ करेंगे स्क्रीन का, तो मुझे आप ना पॉइंट आउट कर दिया करें हैंड रेस करके, मैं उसको फुल स्क्रीन पे कर दिया करूँ। क्योंकि वो बेसिकली फिर नेविगेशन में तो कभी बीच में यूज करने का मसला होता है, तो वो तंग करती है स्क्रीन। तो मुझे बता दें तो वो समझना है। ठीक है। अजमल साहब, ठीक है, बस कर दिया, आप जाना चाहे आप जा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। काइंडली शेयर प्रेजेंटेशन, आप भाई ग्रुप में मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप जो आपका बना है वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, और एलएमएस पे भी आपको अवेलेबल। जी जोहान साहब, फॉर्मल लेसन आपका ओवर हो चुका है भाई, बस क्वेश्चन ही चल रहे थे। तो आप लोगों से पोर्टल में बैच अपडेट नहीं हुआ। आप भाई जो अब्दुल्ला भाई हैं, अब्दुल्ला सईद साहब, आप काइंडली ना अपने कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करें, आपको वो ग्रुप में ऐड करवा दें। ओके भाई लोगों, अपना और अपने गिरदुनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बेशक अल्लाह सर, हाफिज बहुत सर, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।